अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वैसे भी ज्ञान के प्यासे हैं तो भी आपको बहुत मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज का टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है। सही कहा। तो इस गहरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी सोर्स मटेरियल है क्लास 12 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। और हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि इस तरह समझना है कि कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएं। एग्जैक्टली तो ज्योग्राफी में एक बहुत पुरानी और बड़ी मज़ेदार दार्शनिक फिलोसॉफिकल बहस चलती आ रही है, जिसे हम डुअलिज्म या द्वैतवाद कहते हैं। हाँ, मतलब कि क्या ज्योग्राफी को एकदम फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह नोमोथेटिक होना चाहिए, यानी नियम बनाने वाला, जिसमें हम यूनिवर्सल रूल्स बना दें, या फिर इसको इडियोग्राफिक होना चाहिए, यानी विवरणात्मक? वही ना, इडियोग्राफिक वाले मानते हैं कि हमारी धरती पर इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है। इसे आप किसी एक रूल में नहीं बांध सकते। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे साइंस और आर्ट के बीच की बहस होती है। लेकिन सोर्स मटेरियल पढ़ते हुए मुझे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। हम लोग आम बोलचाल में नेचर को बिल्कुल इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, हम मेटाफर्स या रूपक यूज करते हैं ना। ये ज्योग्राफी और ह्यूमन साइकोलॉजी का बड़ा ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम बोलते हैं तूफान की आंख या नदी का मुख, बिल्कुल, या फिर किसी ग्लेशियर की नासिका यानी स्नाउट। और तो और जर्मन ज्योग्राफर्स ने तो इस कॉन्सेप्ट को इतना आगे बढ़ाया कि उन्होंने एक पूरे देश को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जीव मान लिया। सही में, उनके हिसाब से देश की सीमाएं उसकी त्वचा हैं और सड़क या रेल मार्ग उसके सर्कुलेशन की धमनियां हैं, यानी आर्टरीज हैं। तो इस सब से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि नेचर और ह्यूमन बीइंग्स, इनको अलग अलग करके देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये दोनों इनसेपरेबल हैं, अविभाज्य हैं। और इसी इनसेपरेबल रिलेशन से जन्म होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ इस पर फोकस करती है कि पहाड़ कैसे बने या नदियां कैसे बहती हैं, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी ये देखती है कि इस फिजिकल एनवायरनमेंट और इंसानों के बनाए हुए कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच कैसा कनेक्शन है। तो अब आते हैं एग्जाम फोकस सेक्शन पर। सोर्स मटेरियल में 3 बड़े थिंकर्स की डेफिनेशंस दी गई हैं और बीपीएससी या सीटेट में इन पर सीधे एमसीक्यू आते हैं। इनको याद रखने की मेरे पास एक बढ़िया मेमोरी ट्रिक है। अरे वाह! तो चलिए सबसे पहले रैडसेल की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा? रैडसेल के लिए कीवर्ड याद रखिए, सिंथेसिस यानी संश्लेषण। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का एक सिंथेसाइज्ड स्टडी है। तो रैडसेल इक्वल टू सिंथेसिस। बिल्कुल सही। और दूसरी है एलन सी सैंपल। इनकी डेफिनेशन का कीवर्ड है डायनामिज्म या गत्यात्मकता। हाँ, सैंपल ने बड़ा जोर दिया इस बात पर कि हमारी पृथ्वी अस्थिर है और इंसान हमेशा क्रियाशील रहता है। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के जो बदलते हुए संबंध हैं, वही ह्यूमन ज्योग्राफी है। एग्जैक्टली, क्योंकि ना तो नेचर रुकता है और ना ही इंसान। और जो तीसरे थिंकर हैं, पॉल विदाल देला ब्लाशे, इनके लिए कीवर्ड है इंटर रिलेशंस यानी अंतर संबंध। ब्लाचे ने फिजिकल रूल्स और ह्यूमंस के बीच बैलेंस को समझाया ना। तो क्विक रिकैप करें तो रैडसेल हैं सिंथेसिस, सैंपल हैं डायनामिज्म और ब्लाचे हैं इंटर रिलेशंस। ये 3 कीवर्ड्स मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये ट्रिक सच में बहुत काम आएगी। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। इंसान और नेचर का ये जो रिश्ता है ना, ये शुरू से एक जैसा नहीं था। वही तो, इसको समझने के लिए सोर्सेज में 2 बड़ी मस्त कहानियां हैं। सबसे पहली कहानी है सेंट्रल इंडिया के अबुझमार के जंगल में रहने वाले बेंडा की। हाँ, बेंडा की लाइफ पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करती है। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि करता है, और सबसे बड़ी बात, वो नेचर से डरता है, उसकी पूजा करता है। नदी से पानी पीने से पहले वो वन की आत्मा को धन्यवाद देता है। इस फेस को हम ज्योग्राफी में कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव का प्रकृतिकरण। या इसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। उस वक्त टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। इंसान नेचर को मदर नेचर मानता था और उसके बनाए रूल्स के हिसाब से जीता था। लेकिन इंसान कहाँ किसी के रूल्स में बंद कर रहने वाला है। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, टेक डेवलप हुई, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि टेक नेचर से लड़कर नहीं आई,
नेचर को समझ कर आई। बिल्कुल, जैसे जब हमने फ्रिक्शन और हीट को समझा तब आग बनाई, जब हमने डीएनए और जेनेटिक्स को समझा तो बीमारियों का इलाज ढूंढा, और जब एरोडायनामिक्स समझा तो हवाई जहाज बना लिए। तो इस टेक ने हमें एक नए दौर में पहुंचा दिया। इसके लिए दूसरी कहानी है नॉर्वे की कारी की, बेंडा के एकदम ऑपोजिट। हाँ, नॉर्वे के ट्रोंडहाइम में भयंकर सर्दी पड़ती है, लेकिन कारी बाहर की सर्दी की परवाह नहीं करती। वो एक ग्लास डोम के अंदर रहती है। उसने अपना टेम्परेचर 23 डिग्री सेट किया हुआ है और सर्दी के मौसम में आराम से ट्रॉपिकल फ्रूट्स खा रही है। इसको बोलते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण, जिसे स्कॉलर्स पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद कहते हैं। अब इंसान जरूरत या मजबूरी की हालत से निकलकर आजादी की हालत में आ गया है। पर क्या ये सच में हमारी जीत है? मेरा मतलब है, क्या हम अंधी दौड़ में नहीं हैं? यहाँ पर एक एमसीक्यू पॉइंट और निकल कर आता है, ग्रिफिथ टेलर का नियो डिटर्मिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, नव निश्चयवाद। इन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता निकाला, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने ट्रैफिक लाइट से दिया था। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया? तो आंसर है ग्रिफिथ टेलर। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि देखिए, लाल बत्ती मतलब रुको, यानी नेचर खतरे में है। पीली बत्ती का मतलब है रुको और तैयार रहो, और हरी बत्ती का मतलब है जाओ। तो पीली बत्ती बेसिकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। हमें देखना चाहिए कि हमारे विकास का नेचर पर क्या असर पड़ रहा है, और जब ग्रीन सिग्नल मिले तभी आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम अंधाधुंध विकास करेंगे जो हम पॉसिबिलिज्म में कर रहे थे, तो उसी का नतीजा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर का खत्म होना और ग्लोबल वार्मिंग। ये बात आज के टाइम में कितनी रेलेवेंट है ना? अच्छा, अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी बड़े हिस्से पर, ज्योग्राफी के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और उसकी ब्रांचेस पर। ये फील्ड डेवलप कैसे हुई? देखिए, शुरू में जब लोग दुनिया एक्सप्लोर कर रहे थे, तब ज्योग्राफी सिर्फ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन थी। बस नए रास्ते खोजो और उनके बारे में लिख दो। फिर 1930s का दौर आया, जिसे हम एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभेदन कहते हैं। इसमें लोग ये देखने लगे कि एक रीजन दूसरे रीजन से अलग क्यों है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 1950s और 60s में, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का टाइम। इसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति भी कहा गया। ज्योग्राफर्स ने कंप्यूटर्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने इंसानों को भी मैथ्स के मॉडल्स में फिट करने की कोशिश की। लेकिन ये तो बहुत अजीब है, इंसान को किसी इक्वेशन में थोड़ी ना बांध सकते हैं। वही तो प्रॉब्लम थी। ये अप्रोच बहुत ही अमानवीय यानी इनह्यूमन हो गई थी, और इसीलिए 1970s में अचानक 3 नई विचारधाराएं सामने आई। उन्हें लगा कि मशीन्स और नंबर से हम सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ये 3 आइडियोलॉजीज भी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पहली थी वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। इसका फोकस किस पर था? इसका सीधा फोकस था इंसान की बेसिक नीड्स पर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग। ज्योग्राफी वापस इंसानों से जुड़ने लगी। दूसरी थी रैडिकल आइडियोलॉजी, जिसका रिलेशन कार्ल मार्क्स की थ्योरी से था। आई थिंक जब गरीबी और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने लगी तभी आइडियोलॉजी आई है ना? बिल्कुल सही। रैडिकल ज्योग्राफर्स ने पूछा कि इतनी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी क्यों है। उन्होंने इसका रीजन कैपिटलिज्म और रिसोर्सेज पर कुछ लोगों के कंट्रोल को बताया। और तीसरी थी बिहेवियरल आइडियोलॉजी, जिसमें इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके रिलीजन और रेस को बेसिस बनाया गया कि एक जगह को एक इंसान कैसे एक्सपीरियंस करता है। हाँ, तो इन तीनों आइडियोलॉजीज ने ज्योग्राफी को कंप्लीटली बदल दिया और इसके बारी बारी से नए सब फील्ड्स बन गए। अच्छा, इसको याद रखने का एक जबरदस्त ट्रिक और है स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आती है ब्रांचेस पर, तो सामाजिक भूगोल यानी सोशल ज्योग्राफी, इसका कनेक्शन है सोशियोलॉजी से। और आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये तो क्लियरली इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। हाँ, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी सीधा पॉलिटिकल साइंस से। तो इन सब फील्ड्स को उनके मेन सब्जेक्ट से कनेक्ट करके याद रखें तो कभी भूलेंगे नहीं। ये तो बड़ी आसान ट्रिक है। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटल है। रैटसल है सिंथेसिस, सैंपल है डायनामिज्म, ब्लाश है इंटररिलेशंस। नेचर को डोमिनेट करना इज पॉसिबिलिज्म, नेचर से डरना इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और दोनों के बीच का ट्रैफिक लाइट वाला रास्ता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म बाय ग्रिफिथ टेलर। और ब्रांचेस हमने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल देख ही ली। तो दोस्तों, सोर्स मटेरियल में दी गई ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ किसी एग्जाम का एमसीक्यू टिक करने के लिए नहीं है।
ये समझने के लिए है कि आज हम जो क्लाइमेट चेंज फेस कर रहे हैं ना, उसकी जड़ें हमारे उसी पॉसिबिलिज्म वाले नजरिए में छुपी हैं। बिल्कुल। हमें समझना होगा कि हम नेचर के मालिक नहीं हैं, बल्कि हम उसी का हिस्सा हैं। तो जाते जाते इस एक सवाल पर जरूर सोचिए कि ग्रिफिथ टेलर की ट्रैफिक लाइट आज शायद पूरी तरह रेड हो चुकी है, लेकिन क्या हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी की वो चमचमाते ग्लास डोम्स जैसे उस नॉर्वे वाली करी के पास थे, क्या उन्होंने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम उस रेड लाइट को देख ही नहीं पा रहे हैं? एक बहुत ही गहरा सवाल। अगर आपको ऐसे ही मतलब एक बार सोच कर देखिए, ये कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि इस विशाल पृथ्वी पर रहने वाले अरबों लोगों में से 90% आबादी धरती के मात्र 10% हिस्से पर ही सिमटी हुई है। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में सच में चौंकाने वाला है ना? एक तरफ तो अनथीन खाली मैदान, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल पड़े हैं, और दूसरी तरफ कुछ ही जगहों पर इंसानों का ऐसा जमावड़ा है कि तिल रखने की जगह नहीं है। आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय यही है। हम कक्षा 12 के भूगोल के इस बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं, विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। बिल्कुल। और ये जो 90% वाली बात है ना, ये आंकड़ा असल में हमारी पूरी सभ्यता के विकास की कहानी बताता है। पृथ्वी का आकार भले ही बहुत विशाल हो, लेकिन इंसान ने हमेशा अपनी सुविधा और जीवित रहने की संभावनाओं के आधार पर ही अपने ठिकाने चुने हैं। सही कहा, जहां सुविधा दिखी इंसान वहीं बस गया। और इसी संदर्भ में राल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार है। अच्छा, वो क्या है? उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र को महान या मजबूत वहां का सोना या प्राकृतिक संसाधन नहीं बनाते, बल्कि वहां की स्त्री और पुरुष बनाते हैं। क्या बात है, मतलब असली खजाना इंसान खुद है। एकदम सही पकड़े। क्योंकि अगर जमीन के नीचे सोना दबा भी है तो उसे निकालने, उसका उपयोग करने और उससे कोई नई तकनीक विकसित करने के लिए इंसानी दिमाग और मेहनत की तो जरूरत पड़ेगी। बिना इंसान के वो सोना सिर्फ एक पीला पत्थर ही तो है। बिल्कुल। नीतियां इंसान ही तय करते हैं और संसाधनों का भविष्य भी इंसान ही तय करते हैं। इसीलिए जब हम भूगोल या अर्थव्यवस्था को गहराई से समझने निकलते हैं तो सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि दुनिया की आबादी आखिर फैली कैसे है, लोग कहाँ बस रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, क्यों बस रहे हैं। इस फैलाव या जिसको हम वितरण कहते हैं, उसे समझने के लिए जॉर्ज बी क्रेसी नाम के भूगोलवेत्ता की एक टिप्पणी मुझे बहुत सटीक लगती है। उन्होंने एशिया के संदर्भ में कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। हाँ, ये बहुत ही मशहूर कोट है। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उकेरता है हमारे दिमाग में, जहां ज्यादातर जमीन सूनी पड़ी है और कुछ ही कोनों में भारी भीड़ है। और मजेदार बात यह है कि क्रेसी का ये नजरिया सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं है। अगर हम आज दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले 10 देशों की सूची उठाकर देखें तो पूरी दुनिया की लगभग 60% आबादी सिर्फ इन्हीं 10 देशों के भीतर रहती है। बाप रे, 60% सिर्फ 10 देशों में? हाँ, और इस वैश्विक भीड़ का एक बड़ा हिस्सा एशिया में ही है, क्योंकि इन 10 में से 6 देश तो अकेले एशियाई महाद्वीप में ही है। ये तो बात हुई कि लोग कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं, लेकिन इस भीड़ का जमीन पर जो असल दबाव पड़ता है उसे मापने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। आप जनसंख्या घनत्व की बात कहे है ना? बिल्कुल, जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। क्योंकि देखिए, जमीन का हर टुकड़ा रबर की तरह खिंच तो नहीं सकता ना। 1 वर्ग किलोमीटर जमीन एक तय सीमा तक ही लोगों का पेट भर सकती है या उन्हें रहने की जगह दे सकती है। और घनत्व को समझने का गणित बहुत सीधा है। उस पूरे इलाके की कुल जनसंख्या को वहां के कुल क्षेत्रफल से विभाजित कर दिया जाता है, यानी भाग दे दिया जाता है। हाँ, इससे ये निकल कर आता है कि औसतन 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि सुनने वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाए। मान लीजिए एक जमीन का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और वहां 1,50,000 लोग रहते हैं। गणित के हिसाब से ये 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ। लेकिन असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे सोचें कि एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सिर्फ 100 कुर्सियां लगी हैं। 100 कुर्सियां। अब इस हॉल का दरवाजा खोलकर उसमें 1500 लोगों को अंदर भेज दिया जाए। अरे बाप रे, वहां जो स्थिति बनेगी वो तो भयानक होगी। एकदम अफरा तफरी मच जाएगी। बिल्कुल, हवा कम पड़ने लगेगी, हर कुर्सी के लिए 15 लोग आपस में लड़ रहे होंगे, कोई खड़ा है, कोई किसी के ऊपर गिर रहा है। बस यही जमीन पर पड़ने वाला असल दबाव है। जब खेती की जमीन कम होती है और उस पर निर्भर लोग 1500 होते हैं तो हर संसाधन के लिए होड़ मचती है।
पानी, सड़क, अस्पताल, हर चीज पर उस घनत्व का सीधा असर दिखाई देता है। और यहीं से वो सवाल जन्म लेता है जो इस चर्चा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब इतनी भीड़ है, संसाधनों पर इतना दबाव है, तो लोग उन 100 कुर्सियों वाले हॉल से बाहर निकलकर खुली जगहों पर क्यों नहीं चले जाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? वे कुछ खास क्षेत्रों में ही इस तरह से पैक होकर रहना क्यों स्वीकार करते हैं? इसके पीछे प्रकृति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इंसान के रहने की जगह तय करने में। जब हम भौगोलिक कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त होती है पानी। जल ही जीवन है। बिल्कुल। और पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं चाहिए। पानी असल में मानव सभ्यता का आधार है। खाना पकाने से लेकर पशुओं को पालने और सबसे जरूरी खेती करने के लिए पानी चाहिए। पुराने समय में जब सड़कें नहीं थी तो नदियां ही यातायात का सबसे बड़ा साधन हुआ करती थीं। हाँ, नौकाओं के जरिए व्यापार होता था। इसीलिए दुनिया की जितनी भी महान और पुरानी सभ्यताएं हैं वे नदी घाटियों के किनारे ही पनपी, और आज भी दुनिया की सबसे घनी आबादी उन्हीं नदी घाटियों के आसपास मौजूद है। पानी के बाद दूसरी चीज जो इंसान देखता है वो है जमीन का आकार, यानी भू आकृति। पहाड़ दूर से देखने में भले ही कितने भी सुंदर लगें, लेकिन वहां रोजमर्रा की जिंदगी बहुत कठिन होती है। इसके मुकाबले समतल मैदान एक खुला कैनवास होते हैं। पहाड़ों पर एक सड़क बनाने का खर्च और मेहनत मैदानी इलाकों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। यही कारण है कि गंगा का मैदान दुनिया के सबसे घने बसे क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि वहां सब कुछ आसानी से विकसित किया जा सका। सही कहा। जबकि हिमालय के ऊंचे और दुर्गम पर्वतीय भागों में आबादी ना के बराबर है। इसके साथ ही जलवायु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत ज्यादा गर्मी या हड्डियों को गला देने वाली ठंड में इंसान का शरीर और उसकी खेती दोनों ही संघर्ष करते हैं। अति विषम जलवायु में जीवन हमेशा खतरे में रहता है। इसके विपरीत अगर हम भूमध्य सागरीय प्रदेशों को देखें, जिसे हम मेडिटेरेनियन क्षेत्र कहते हैं, तो वहाँ की जलवायु बहुत सुखद और आरामदायक होती है। न बहुत ज्यादा ठंड, न बहुत ज्यादा गर्मी। बिल्कुल। ऐसी जगहों पर इंसान इतिहास के शुरुआती दौर से ही बसता आया है। और अगर उस सुखद जलवायु में उपजाऊ दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल भी मिल जाए तो वो जगह किसी सोने की खदान से कम नहीं होती। सही बात है। क्योंकि मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, 1 एकड़ जमीन से उतना ही ज्यादा अनाज पैदा होगा और वो जमीन उतने ही ज्यादा लोगों का पेट भर सकेगी। प्रकृति तो ये सारे अवसर देती ही है, लेकिन इंसान की महत्वाकांक्षा उसे कई बार ऐसी जगहों पर भी ले जाती है जहाँ का भूगोल शायद उतना अनुकूल ना हो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ आर्थिक लाभ बहुत बड़ा होता है। ओहो, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। मतलब अगर जमीन के नीचे कुछ कीमती दबा है तो इंसान वहां भी पहुंच जाएगा जहां पानी या अच्छी जलवायु नहीं है। एकदम सही। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया तांबा पेटी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। वहां का प्राकृतिक वातावरण बहुत लुभावना नहीं है, लेकिन जमीन के नीचे तांबे का विशाल भंडार है। खनिजों ने वहां खनन उद्योगों को जन्म दिया और फिर उन खदानों में काम करने के लिए लोग वहां पहुंचने लगे होंगे। इलाका एक सघन आबादी वाले क्षेत्र में बदल गया। और जहां उद्योग लगते हैं वहां सिर्फ खदान में काम करने वाले मजदूर ही तो नहीं जाते। इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो एक पूरा इकोसिस्टम आकार लेने लगता है। वो कैसे? मान लीजिए कहीं कोई बड़ा कारखाना लगा। अब उस कारखाने के मजदूरों को कपड़े चाहिए, राशन चाहिए, तो वहां दुकानदार आ जाएंगे। बिल्कुल। उन दुकानदारों और मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आ जाएंगे, बीमार पड़ने पर डॉक्टर आ जाएंगे, और उन सब का पैसा जमा करने के लिए बैंक खुल जाएंगे, परिवहन के लिए गाड़ियां चलने लगेंगी। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश इसी औद्योगिकरण का एक शानदार उदाहरण है। सिर्फ कारखानों ने उस पूरी जगह को एक विशाल घनी आबादी वाले महानगर में बदल दिया। शहर अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक होते हैं। रोजगार के अवसर, अच्छी शिक्षा, बड़े अस्पताल, ये सारी चीजें लोगों को गांवों से शहरों की ओर खींचती हैं। लेकिन यहां रुककर ये सोचना जरूरी है कि क्या इंसान सिर्फ एक आर्थिक मशीन है जो हमेशा पैसे और सुविधाओं के पीछे ही भागता है? ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया आपने। क्या दुनिया में आबादी का बंटवारा सिर्फ इसी आधार पर होता है कि कहाँ ज्यादा पैसा या आराम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान भावनाओं, मान्यताओं और सुरक्षा की जरूरत से भी संचालित होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी आबादी का रुख तय करते हैं। यानी धर्म और संस्कृति। हाँ, कई बार कुछ स्थान अपने धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण लाखों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। लोग चाहते हैं कि वो अपने आस्था के केंद्रों के करीब रहें। और दूसरी तरफ
सुरक्षा की भावना इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है। अगर किसी क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल हो जाए, दंगे होने लगें या युद्ध छिड़ जाए, तो लोग अपनी उपजाऊ जमीन और घर-बार सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हो जाते हैं। गोल, अर्थव्यवस्था और समाज की सुरक्षा, इन तीनों के बीच एक बहुत ही जटिल समझौते का नतीजा होता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि लोग अपना घर कहाँ और क्यों बनाते हैं, तो इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, बदलाव। यानी जनसंख्या वृद्धि। हाँ, किसी भी जगह की आबादी स्थिर नहीं रहती, ये समय के साथ घटती या बढ़ती है। और अगर हम मानव इतिहास पर नजर डालें ना, तो पिछले 500 वर्षों में जो हुआ है वो किसी धमाके से कम नहीं है। वो कैसे? इन 5 सदियों में इंसानी आबादी 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। और उस 10 गुना में भी सबसे तेज रफ्तार 20वीं सदी में देखने को मिली, जब आबादी सीधे 4 गुना उछल गई। आज की तारीख में हर साल दुनिया में लगभग 8 करोड़ नए लोग जुड़ रहे हैं। 8 करोड़ लोग, मतलब ये ऐसा है जैसे हर साल दुनिया के नक्शे पर एक नया जर्मनी पैदा हो रहा हो। बिल्कुल। इस भारी बदलाव को समझने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि के गणित को समझना होगा। वृद्धि को हम 2 नजरियों से देख सकते हैं, प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि का हिसाब तो बहुत सीधा लगता है। किसी भी इलाके में एक तय समय में जितने बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से उस दौरान मरने वाले लोगों की संख्या को घटा दीजिए। ये प्रकृति का अपना बही खाता है कि कितने आए और कितने गए। लेकिन जमीनी हकीकत इतनी सरल नहीं होती है। वो क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ जन्म लेकर और मर कर ही आबादी को प्रभावित नहीं करते, वे एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। यहीं पर वास्तविक वृद्धि का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें जन्म और मृत्यु के आंकड़े के साथ प्रवास यानी माइग्रेशन को भी जोड़ा जाता है। अच्छा, तो अगर हमें किसी शहर की असली वृद्धि निकालनी है, तो हम पहले जन्म में से मृत्यु को घटाएंगे, फिर उसमें उन लोगों की संख्या जोड़ देंगे जो बाहर से उस शहर में आकर बसे हैं, जिन्हें हम आप्रवासी कहते हैं। इमिग्रेंट्स। हाँ, और अंत में उन लोगों को घटा देंगे जो वो शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, यानी उत्प्रवासी। एकदम सही। इन जन्म और मृत्यु दरों को मापने का भी एक वैज्ञानिक तरीका होता है, जिसे अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट और अशोधित मृत्यु दर यानी क्रूड डेथ रेट कहा जाता है। इसे किसी जटिल फॉर्मूले की तरह याद रखने के बजाय ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रतिशत निकालने जैसा ही है। बस 100 के बजाय हम 1000 लोगों का समूह लेते हैं। हाँ, ये तरीका ज्यादा आसान है। हम देखते हैं कि 1 साल के भीतर हर 1000 लोगों की आबादी पर कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया। ये हमें एक बहुत साफ तस्वीर देता है कि आबादी किस रफ्तार से नई जिंदगी को जोड़ रही है। और मृत्यु दर भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। हर 1000 लोगों पर 1 साल में होने वाली मौतों की संख्या। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। वो क्या? आबादी में जो भयंकर उछाल आया है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं आया कि जन्म दर अचानक बहुत बढ़ गई। तो फिर सफलता है इंसान की। लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद जो तीसरा पहलू है, प्रवास, वो मानव व्यवहार को सबसे ज्यादा दर्शाता है। प्रवास करते समय 2 स्थान केंद्र में होते हैं। एक वो जगह जहां से इंसान निकलता है, जिसे उद्गम स्थान कहते हैं, और दूसरा वो जहां वो पहुंचता है, जिसे गंतव्य स्थान कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली बनती है। क्या कोई एक इंसान एक ही समय पर आप्रवासी और उत्प्रवासी दोनों हो सकता है? अरे, ये तो नजरिया बदलने वाली बात हो गई, है ना? मान लीजिए कोई नौजवान अपना गांव छोड़कर रोजगार के लिए किसी बड़े शहर में जाता है। जब वो गांव की सीमा पार करता है, तो गांव वालों के लिए वो एक उत्प्रवासी है, क्योंकि उसने वो जगह छोड़ दी है। लेकिन जैसे ही वो शहर के स्टेशन पर उतरता है, शहर वालों के लिए वो एक नया आप्रवासी बन जाता है। इंसान वही है, बस देखने का स्थान बदल गया। और इंसान अपना गांव या अपना देश बिना किसी ठोस वजह के नहीं छोड़ता। इसके पीछे 2 बहुत मजबूत ताकतें काम करती हैं, प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर्स और अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर्स। प्रतिकर्ष या पुश फैक्टर्स वो स्थितियां हैं जो इंसान को धकेलकर बाहर निकालती हैं। जैसे अगर गांव में खेती नष्ट हो जाए, रोजगार न बचे, भुखमरी फैल जाए या कोई महामारी आ जाए। ये ऐसी स्थितियां हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर यहाँ रहे तो बचेंगे नहीं, इसलिए यहाँ से निकलो। और दूसरी तरफ होते हैं अपकर्ष या पुल फैक्टर्स। ये वो चुंबक हैं जो दूर बैठे इंसान को अपनी ओर खींचते हैं, जो चीजें आकर्षित करती हैं। बिल्कुल। किसी बड़े शहर में चमकते हुए रोजगार के अवसर, बच्चों के लिए शानदार स्कूल, शांत और सुरक्षित माहौल, ये चीजें इंसान को आकर्षित करती हैं कि वो अपनी पुरानी जगह छोड़कर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। तो अगर इसे व्यापक रूप से देखा जाए,
तो प्रवास सिर्फ एक मजबूरी नहीं है, यह असल में प्रकृति और समाज के बीच एक संतुलन बनाने की अपने आप होने वाली कोशिश है। इंसान हमेशा उस दिशा में बहता है जहां जीवन जीने की स्थितियां और संसाधन बेहतर होते हैं। वो संसाधनों के खालीपन को भरने की कोशिश करता है। इस पूरे चक्र यानी जन्म, मृत्यु, प्रवास और समाज के विकास के बीच एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक रिश्ता है और इस रिश्ते को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के जरिए समझा जाता है। ये सिद्धांत एक तरह का टाइम मशीन है जो दिखाता है कि एक समाज कैसे बदलता है। बिल्कुल, ये थ्योरी बताती है कि जब कोई समाज पूरी तरह से ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित होता है और धीरे धीरे विकसित होकर एक आधुनिक, औद्योगिक और साक्षर समाज बनता है, तो उसकी आबादी में किस तरह के चरण आते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं का जिक्र है ना? हाँ, पहली अवस्था की तस्वीर बहुत ही अंधकारमय है। 200 साल पहले दुनिया के लगभग सभी देश इसी पहली अवस्था में थे। तब क्या होता था? इस दौर में जन्म दर भी बहुत ऊंची होती है और मृत्यु दर भी। महामारियों का कोई इलाज नहीं था, भोजन की कोई गारंटी नहीं थी। क्योंकि मृत्यु दर इतनी ज्यादा थी, इसलिए लोग उसकी भरपाई के लिए बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे। मतलब जितने जन्म ले रहे हैं उतनी मर भी रहे हैं। हाँ, इस अवस्था में आबादी या तो रुकी रहती है या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। जीवन छोटा होता है और तकनीक का स्तर न के बराबर होता है। लेकिन फिर आता है दूसरा चरण जो किसी बड़े विस्फोट से कम नहीं है। दूसरी अवस्था में समाज थोड़ा विकास करता है, साफ सफाई आती है, पीने का साफ पानी मिलने लगता है और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होता है। तो इसका मतलब है कि बीमारियां कम हो जाती हैं। बिल्कुल, इसका सीधा असर ये होता है कि बीमारियों से होने वाली मौतें अचानक से कम हो जाती हैं। मृत्यु दर का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता है। लेकिन जन्म दर का क्या? यही एक मनोवैज्ञानिक पेंच है। लोगों के बच्चे पैदा करने की आदत और सामाजिक सोच रातों रात नहीं बदलती। मृत्यु दर तो गिर गई, लेकिन जन्म दर उसी पुरानी ऊंचाई पर बनी रहती है। ओहो, लोग अभी भी उतने ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब वो बच्चे महामारियों से मर नहीं रहे हैं। सही कहा। और इस भारी अंतर की वजह से आबादी में एक जबरदस्त उछाल आता है, एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जब समाज इस उछाल से गुजरते हुए तीसरी और अंतिम अवस्था में पहुंचता है, तो चीजें स्थिर होने लगती हैं। तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत निचले स्तर पर आ जाते हैं। इस समय तक समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। लोग शहरों में रहने लगते हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाता है और तकनीक जीवन का हिस्सा बन जाती है। यहाँ इंसान सोच समझकर अपने परिवार का आकार तय करने लगता है। इस अवस्था में यह साबित होता है कि इंसान कोई मशीन या बेबस प्राणी नहीं है। मानव जाति बहुत नम्य या फ्लेक्सिबल है। वो कैसे? वो अपने बदलते पर्यावरण और संसाधनों के हिसाब से अपनी प्रजननशीलता को ढालना जानती है। परिवार नियोजन के उपाय, गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल और बच्चों के बीच अंतर रखने की समझ, ये सब इसी तीसरी अवस्था की पहचान है। लेकिन इतिहास में ऐसे भी विचारक रहे हैं जिन्हें इंसान की समझदारी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अच्छा? जैसे कि 1798 में थॉमस माल्थस नाम के एक विद्वान ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। माल्थस का सिद्धांत एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। क्या था उनका सिद्धांत? उनका गणित बहुत सीधा और भयानक था। उनका कहना था कि इंसानों की आबादी तेजी से गुणा होती है, जैसे 2, 4, 8, 16। तेजी से बढ़ती है। लेकिन जमीन से मिलने वाला अनाज इस रफ्तार से नहीं बढ़ सकता। यानी खाने वालों की संख्या बहुत तेजी से उस आकार से बड़ी हो जाएगी जो उन्हें पेट भरने के लिए चाहिए। तो जब खाना कम पड़ जाएगा और खाने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? माल्थस का मानना था कि तब प्रकृति खुद दखल देगी और प्रकृति का तरीका बहुत क्रूर होता है। भयानक अकाल पड़ेंगे, नई बीमारियां पूरी की पूरी आबादियों को खत्म कर देंगी बाप रे। और बचे हुए थोड़े से संसाधनों पर कब्जा करने के लिए देशों के बीच खूनी युद्ध होंगे। इसके बाद आबादी अचानक से गिरकर वापस उसी स्तर पर आ जाएगी जितना खाना उपलब्ध है। माल्थस का ये नजरिया बहुत ही निराशा से भरा था। उन्हें लगता था कि विनाश ही एकमात्र तरीका है जिससे आबादी नियंत्रित होगी। लेकिन जैसा कि हमने जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में देखा, इंसान ने अपनी बुद्धि से माल्थस को काफी हद तक गलत साबित कर दिया। वो कैसे? हमने बेहतर बीजों से खेती की उपज बढ़ाई, शिक्षा का प्रसार किया और परिवार नियोजन को अपनाया। हमने विनाश के बिना ही आबादी को स्थिर करना सीख लिया है। ये बात सच है। आज दुनिया एक साथ कई अलग अलग चरणों में जी रही है। कुछ विकासशील देश अभी भी संक्रमण की दूसरी अवस्था के विस्फोट से गुजर रहे हैं, जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है। और वहीं
कई विकसित देश तीसरी अवस्था के उस पार जा चुके हैं, जहां उनकी आबादी स्थिर हो गई है या सिकुड़ने लगी है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण से हमने देखा कि दुनिया की आबादी का जो ढांचा है वो सिर्फ एक संयोग नहीं है। ये भूगोल के पानी और मिट्टी से लेकर अर्थव्यवस्था की खदानों और उद्योगों तक हर चीज से जुड़ा है। और हमने ये भी समझा कि इंसान कोई जड़ वस्तु नहीं है, वो बेहतर जीवन की तलाश में प्रवास करता है और समय के साथ शिक्षा के जरिए अपनी ही वृद्धि को संतुलित करना सीखता है। ये समझना आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हम भविष्य की जो भी योजनाएं बनाएंगे वे इसी बात पर निर्भर करेंगी कि हमारे पास कितने लोग हैं और वे कहाँ रहते हैं। और यही बात एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देती है, जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। पूरी चर्चा के दौरान हमने देखा कि कैसे शिक्षा और आधुनिकता जन्म दर को गिरा देती है, जिससे आबादी स्थिर हो जाती है। ये एक अच्छी बात लगती है। लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि क्या भविष्य की दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा आबादी का विस्फोट नहीं, बल्कि एक बूढ़ी होती आबादी होगा? ये सोचने वाली बात है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां उन्नत कारखाने हैं, तकनीक है, संसाधन है, लेकिन समाज को ऊर्जा देने के लिए और उस तकनीक को चलाने के लिए युवाओं की भारी कमी हो गई है। जब जन्म दर बहुत ज्यादा गिर जाएगी, तो क्या हम एक ऐसे समाज में बदल जाएंगे जहां सिर्फ बुजुर्ग होंगे? ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है। इस पर विचार करें और मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ। कक्षा 12 भूगोल अध्याय 3 मानव विकास। ये एक ऐसा विषय है जो वाकई हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है। बिल्कुल। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार यही विषय है। हमने आज की इस चर्चा के लिए इसी अध्याय से जुड़ी पाठ्य पुस्तक की जानकारियों को खंगाला है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत अलग हैं। सही कहा। और आज हमारा मुख्य मिशन, मतलब इस चर्चा का उद्देश्य, उस पुराने मिथक को जड़ से उखाड़ना है कि केवल पैसा होना या फिर अर्थव्यवस्था का बड़ा होना ही सफलता है। हाँ, अक्सर हम इसी भ्रम में रहते हैं। बिल्कुल। हम गहराई से समझेंगे कि वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, और विकास यानी डेवलपमेंट, इन दोनों में असल में क्या अंतर है और देशों की असली प्रगति को मापने के असली पैमाने आखिर हैं क्या। ये चर्चा बहुत से भ्रम तोड़ने वाली है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक किताबी चैप्टर नहीं है, ये दुनिया को देखने का और प्रगति को नापने का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले उस बुनियादी फर्क को ही समझते हैं जिस पर ये पूरी चर्चा टिकी है, वृद्धि बनाम विकास। हाँ, क्योंकि क्या बढ़ने का मतलब हमेशा बेहतर होना होता है? देखिए, आम बोलचाल में हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन जो स्रोत हमने देखे हैं वो बताते हैं कि वृद्धि यानी ग्रोथ पूरी तरह से मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव, मतलब जिसे हम बस गिन सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है, वैल्यू न्यूट्रल। मूल्य निरपेक्ष, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, मतलब कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, दोनों ही वृद्धि है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ विकास यानी डेवलपमेंट, वो हमेशा गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव। और ये हमेशा मूल्य सापेक्ष होता है। यानी विकास तभी माना जाएगा जब गुणवत्ता में कोई ऐसा बदलाव आए जो सकारात्मक हो। एकदम सही। इसे स्रोत में दिए गए एक नगर की जनसंख्या वाले उदाहरण से समझते हैं। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। मान लीजिए किसी शहर की आबादी 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है, तो हम कहेंगे कि शहर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि संख्या बढ़ गई है। हाँ। लेकिन अगर उन 2 लाख लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, बुनियादी सेवाएं और अस्पताल पहले जैसी ही स्थिति में हैं या शायद और खराब हो गए हैं, तो क्या हुआ? तो शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ी है। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी के पास बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो जाएं। हाँ, किताबों का ढेर लग जाए। बिल्कुल। किताबों की संख्या का बढ़ना तो वृद्धि है, लेकिन अगर उसने उन किताबों को पढ़कर कुछ नया न सीखा हो तो कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या कभी सच में ऐसा हो सकता है कि किसी देश में खूब वृद्धि हो रही हो लेकिन विकास बिल्कुल ना हो रहा हो? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र के इतिहास में दशकों तक बिल्कुल यही होता रहा। वाकई
सिर्फ वृद्धि को ही विकास मान लिया गया था। हाँ, लंबे समय तक किसी भी देश की प्रगति को सिर्फ इस बात से नापा जाता था कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। सब कुछ उत्पादन और जीडीपी के इर्द गिर्द घूमता रहा। और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बिल्कुल, इस सोच ने इंसान को विकास की कहानी से ही बाहर कर दिया था। तो फिर ये सोच बदली कब? क्योंकि सिर्फ पैसा ही विकास नहीं है, ये बात किसी को तो समझ आई होगी। हाँ, ये बड़ा बदलाव आया 1980 और 90 के दशक में, जब दो बहुत ही प्रतिभाशाली दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बिल्कुल सही। इन दोनों ने मानव विकास के अवधारणा को एक नया रूप दिया। इनके योगदान के बारे में स्रोत में काफी विस्तार से बताया गया है। डॉक्टर हक ने क्या कहा था? डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन लोगों के विकल्पों में वृद्धि के रूप में किया। उन्होंने कहा कि विकास का केंद्र मशीनें नहीं बल्कि मनुष्य होना चाहिए। और वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का नजरिया थोड़ा अलग था, है ना? हाँ, अमर्त्य सेन ने इसे स्वतंत्रता में वृद्धि या परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। मतलब असली विकास वो है जो आपको आजादी दे। बिल्कुल। और डॉक्टर हक का एक बहुत ही मजबूत तर्क था, सार्थक जीवन यानी मीनिंगफुल लाइफ। सार्थक जीवन। हाँ, उनका कहना था कि इंसान का सिर्फ लंबी उम्र जीना काफी नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हम सार्थक जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं। देखिए, लोगों का स्वस्थ होना, अपनी बुद्धि का विकास कर पाना और समाज में भागीदारी करने के लिए आजाद होना, ये सब सार्थक जीवन के हिस्से हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 साल की उम्र तक तो जीता है, उम्र बहुत लंबी है। हाँ, लेकिन अगर वो पढ़ नहीं सकता या अपने जीवन के छोटे मोटे फैसले खुद नहीं ले सकता, तो क्या उस लंबी उम्र का सच में कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं, यही तो मुख्य बिंदु है। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो वो लंबी उम्र किसी काम की नहीं है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि मानव विकास क्या है, तो इसे खड़ा किन स्तंभों पर किया जाता है? जिस तरह एक इमारत को मजबूत खंभों का सहारा चाहिए होता है, वैसे ही मानव विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं। स्रोत के अनुसार ये हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। हाँ, आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है समता यानी इक्विटी। समता का मतलब है सबको बराबर मौके मिलना। बिल्कुल, समाज में हर व्यक्ति को अवसरों तक समान पहुंच मिलनी चाहिए, और ये पहुंच लिंग, प्रजाति, आय या जाति के भेदभाव के बिना होनी चाहिए। अगर हम इसे भारत के संदर्भ में देखें तो विद्यालय से बाहर होने वाले यानी ड्रॉप आउट बच्चों में लड़कियों और पिछड़े वर्गों की एक बड़ी संख्या है। हाँ, और ये इस बात का सबूत है कि समाज में समता की कमी है। और दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। सही कहा। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा टोकना है। हाँ, बताइए। हम अक्सर सतत पोषणीयता को सिर्फ पर्यावरण से, ग्लोबल वार्मिंग या पेड़ बचाने से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ जो स्रोत है उसमें इसे लड़कियों की शिक्षा से जोड़ा गया है। ये एक बहुत ही अनोखा और व्यापक दृष्टिकोण है। थोड़ा इसे गहराई से समझाइए। देखिए, सतत पोषणीयता का असली मतलब है अवसरों की निरंतरता। पर्यावरण इसका एक हिस्सा है, लेकिन मानव संसाधन भी उतने ही जरूरी हैं। मतलब जो अवसर आज है वो आगे भी रहें। हाँ, पर्यावरण, वित्तीय और मानव संसाधनों का ऐसा उपयोग होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर कम ना हो। तो लड़कियों की शिक्षा वाला उदाहरण कैसे जुड़ता है इससे? अगर समाज बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजता है तो जब वे युवा होंगी उनके लिए जीवन के कई विकल्प हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे। उनके भविष्य के अवसर खत्म हो जाते हैं। ओह, समझ गया। मतलब हमने एक पूरी पीढ़ी के विकास का रास्ता ही रोक दिया। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। जब हम उत्पादकता सुनते हैं तो कारखानों की याद आती है। हाँ, लेकिन यहाँ बात मानव श्रम उत्पादकता की हो रही है। लोगों को चिकित्सा और ज्ञान देकर उनकी क्षमता बढ़ाना। क्योंकि जनसमुदाय ही राष्ट्रों का वास्तविक धन है। एकदम सही। और आखिरी स्तंभ है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। मतलब अपने विकल्प खुद चुनने की शक्ति। हाँ, और ये शक्ति सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और लोकोन्मुखी नीतियों से आती है, विशेषकर उन समूहों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ये हो गए 4 स्तंभ। लेकिन दुनिया भर की सरकारों ने विकास को हासिल करने के लिए अलग अलग रास्ते भी तो अपनाए हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ से हमारी चर्चा इस बात पर मुड़ती है
कि मानव विकास को देखने के मुख्य उपागम या अप्रोच क्या रहे हैं। स्रोत में 4 मुख्य उपागम बताए गए हैं। पहला है आय उपागम, इनकम अप्रोच। यह सबसे पुराना तरीका है। वही पुरानी सोच, आय का स्तर ऊंचा तो विकास ऊंचा। हाँ, जो कि बहुत अधूरा नजरिया है। दूसरा है कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। इसमें इंसान को सिर्फ एक लाभार्थी माना जाता है। सरकार ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर सारा खर्च करती है। तो इसमें समस्या क्या है? सरकार काम तो कर रही है। समस्या ये है कि इसमें लोग पूरी तरह से निष्क्रिय या पैसिव हो जाते हैं। वे खुद कुछ नहीं कर पाते। समझ गया। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने प्रस्तावित किया था। हाँ, इसमें 6 न्यूनतम जरूरतें बताई गई हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। लेकिन अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने कहा कि ये लोगों के विकल्प चुनने की आजादी को नजरअंदाज करता है। सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है। और इसीलिए चौथा मॉडल आया, क्षमता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच, जो अमर्त्य सेन का ही मॉडल है। बिल्कुल। संसाधनों तक पहुंचने के लिए मानव के भीतर क्षमता का निर्माण करना ही असली कुंजी है। अगर मैं यहाँ कल्याण और क्षमता उपागम की तुलना करूं, हाँ बताइए। तो इसका मतलब ये है कि किसी को पकी हुई मछली देना कल्याण उपागम है, लेकिन उसे मछली पकड़ना सिखाना क्षमता उपागम है। वाह, ये एनालॉजी इस अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। तो दर्शन और सिद्धांत के स्तर पर तो ये सब बहुत बेहतरीन है, लेकिन मापने के पैमाने क्या हैं? इन सिद्धांतों को अंकों में कैसे बदला जाता है? इसी के लिए 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP कुछ सूचकांकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें सबसे मशहूर है मानव विकास सूचकांक HDI। हाँ, इसे 3 चीजों पर मापा जाता है। पहला तो स्वास्थ्य है, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से नापा जाता है। दूसरा है शिक्षा, इसमें प्रौढ़ साक्षरता और स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात देखा जाता है। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। बिल्कुल, जिसे अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर के आधार पर नापा जाता है। और स्रोत बताता है कि इन तीनों को 1/3 यानी 1/3 भार दिया जाता है, और इसका स्कोर 0 से 1 के बीच होता है। लेकिन HDI की एक बहुत बड़ी कमी है। क्या? ये वितरण या इनइक्वालिटी पर बिल्कुल मौन रहता है। मतलब अगर अमीर बहुत अमीर हैं और गरीब बहुत गरीब, तो औसत स्कोर फिर भी अच्छा दिख सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए एक दूसरे सूचकांक की भी जरूरत पड़ी, कमजोरी और मानव गरीबी सूचकांक HPI। हाँ, इसकी खासियत ये है कि ये बिना आय के मापा जाता है। बिना आय के? तो फिर नापते कैसे हैं? इसमें यह देखा जाता है कि देश में कितने लोग 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाते, निरक्षरता कितनी है, और स्वच्छ जल तक पहुंच न होना या कम वजन वाले बच्चे, ये सब देखा जाता है। हाँ, अगर हम HDI और HPI को साथ रखें। मैं इसे ऐसे देखता हूँ। HDI एक क्लास के औसत रिजल्ट की तरह है, जो ऊपर से अच्छा दिख सकता है। सही बात है। लेकिन HPI हमें ये बताता है कि उस क्लास में असल में कितने बच्चे फेल हो गए हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब आप दोनों को देखते हैं तभी असली तस्वीर दिखती है। और इस पूरी चर्चा के बीच स्रोत में एक बहुत ही अनोखे प्रयोग का जिक्र है, भूटान का प्रयोग। हाँ, भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH को प्रगति का आधिकारिक पैमाना माना है। वाकई ये बहुत अलग सोच है। उनका स्पष्ट मानना है कि भौतिक प्रगति खुशी और पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकती। तो अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं और भारत की स्थिति। सूचकांकों को समझने के बाद दुनिया की असल स्थिति क्या है? जब हम दुनिया भर के देशों को देखते हैं तो कई हैरान करने वाले तथ्य सामने आते हैं। सबसे पहला तो यही कि देश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से सीधा संबंध नहीं है। ये तो बहुत बड़ा मिथक टूट रहा है। बिल्कुल। छोटी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश जैसे श्रीलंका और त्रिनिदाद और टोबैको का HDI भारत से ऊंचा है। और अगर भारत के भीतर ही देखें तो कम आय के बावजूद केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से बेहतर है। सही कहा। पूरी दुनिया को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। अति उच्च में वो देश आते हैं जिनका स्कोर 0.800 से ऊपर है। स्रोत के अनुसार ऐसे 66 देश हैं। और मध्यम श्रेणी में 37 देश हैं।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी वर्ग में दुनिया की सबसे ज्यादा सामाजिक विविधता पाई जाती है। और निम्न श्रेणी में 33 देश हैं। लेकिन लोग अक्सर निम्न विकास के लिए वहां की संस्कृति या धर्म को दोष देते हैं। और यह पूरी तरह से भ्रांतिपूर्ण है, गलत सोच है। तो असल कारण क्या है? असल कारण है वहां की सरकारों का सामाजिक सेक्टर की बजाय रक्षा यानी डिफेंस पर ज्यादा खर्च करना और राजनीतिक अस्थिरता। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश बहुत अमीर है तो भी ऐसा हो सकता है कि वहां के नागरिक एक अच्छा और आजाद जीवन ना जी रहे हों? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। अगर सरकार की नीतियां सही नहीं है तो पैसा होने के बावजूद मानव विकास नहीं होगा। और भारत की स्थिति भी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। 2006 में भारत 126वें स्थान पर था और 2020 में गिरकर 131वें स्थान पर आ गया। ये गिरावट दिखाती है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी बहुत काम करना है। तो ये पूरी जानकारी हमारे लिए क्यों मायने रखती है? ये समझ हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज, अपनी सरकार और अपनी व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन आखिर करते कैसे हैं। सही बात है। असली प्रगति सिर्फ बैंक बैलेंस या अर्थव्यवस्था का आकार नहीं है। असली प्रगति यह है कि हमारे पास एक स्वस्थ, शिक्षित और आजाद जीवन जीने के कितने विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल, मानव विकास का यही असली सार है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में एक गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं, जो स्रोत सामग्री की नींव पर ही खड़ा है। और वो सवाल ये है, अगर कोई देश अपनी जीडीपी और सैन्य शक्ति को तो लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन वहां एक बड़ी आबादी अपना 40वां जन्मदिन भी नहीं देख पाती, ये एक साफ पानी का गिलास नहीं जुटा पाती, तो वो तथाकथित वृद्धि आखिर किसके लिए हो रही है? इस सवाल पर जरूर विचार करें। कक्षा 12 भूगोल अध्याय 4 प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं वो आर्थिक गतिविधियां हैं जो पूरी तरह से सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। मेरा मतलब है भूमि, जल, वनस्पति या खनिज। बिल्कुल। और जो लोग ये प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं ना, उन्हें लाल कॉलर श्रमिक या रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। अच्छा, रेड कॉलर। हाँ, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र घर या किसी ऑफिस के अंदर नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से बाहर खुले में होता है। पर मेरे दिमाग में एक विश्लेषणात्मक प्रश्न आता है। मतलब मानव सभ्यता आज इतनी विकसित हो गई है, हम तकनीक में इतने आगे हैं, फिर भी हम आज भी इन आदिम आर्थिक गतिविधियों पर इतने ज्यादा निर्भर क्यों हैं? देखिए, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। हमारी तकनीक कितनी भी एडवांस हो जाए, पर भौतिक रूप से हमारा वजूद तो प्रकृति पर ही टिका है ना। भोजन हो, आश्रय हो या कच्चे माल की जरूरत, हम प्रकृति की दया पर ही निर्भर है। सही कहा। तो चलिए इसके प्रकारों की बात करते हैं। मुख्य रूप से इसके 5 प्रकार हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब शिकार और संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन और कृषि। हाँ, और इनमें शिकार और संग्रहण इंसान का सबसे पुराना व्यवसाय है। ये आज भी दुनिया के उन हिस्सों में होता है जहां जलवायु बहुत चरम है, मतलब अति शीत जैसे उत्तरी कनाडा और अत्यधिक गर्म इलाके जैसे अमेज़न बेसिन, जहां पूंजी और तकनीक के नाम पर लगभग कुछ नहीं लगता है ना, एकदम लोटेक काम है। एकदम सही। मैंने स्रोत में एक बहुत ही रोचक उदाहरण पढ़ा था। मतलब हम सब चिंगम चबाते हैं और फिर उसे थूक देते हैं, पर क्या आपको पता है वो चिकल से बनता है? अरे हाँ, चिकल, वो जो जपोटा पेड़ का दूध होता है। बिल्कुल, और ये आज भी जंगलों से इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा कुनीन की छाल, चमड़ा तैयार करना या कॉर्क, ये सब भी तो पेड़ों से ही मिलते हैं। हाँ, ये उसी प्राचीन संग्रहण का हिस्सा है। पर इंसान सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रह सकता था, तो उसने अगला कदम उठाया, पशुपालन। पशुपालन, इसमें सबसे पहले आता है चलवासी पशुचारण या नोमैडिक हर्डिंग। हाँ, ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। इसमें जो पशुचारक होते हैं वो पानी और चारागाह की खोज में अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इसी से जुड़ा एक तकनीकी शब्द मुझे मिला, ऋति प्रवास या ट्रांसह्यूमन्स। इसको थोड़ा डिकोड करेंगे आप? ट्रांसह्यूमन्स को अगर हम सरल भाषा में समझें तो ये मौसम के अनुसार प्रवास है। मतलब गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतीय चरागाहों की तरफ जाना, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ पिघल जाती है और नई घास उगाती है। बिल्कुल। और फिर सर्दियों में जब पहाड़ों पर बर्फ जमने लगती है तो वापस
मैदानी चारागाहों की ओर आ जाना। ये तो प्रकृति के साथ एकदम शानदार तालमेल है। भारत के हिमालयी क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया लोग सदियों से यही कर रहे हैं। हाँ, और विश्व स्तर पर देखें तो टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो लोग अपने रेंडियर के साथ ऐसा ही जीवन जीते हैं। पर आधुनिक दुनिया में इसका एक दूसरा रूप भी है ना, वाणिज्यिक पशुधन पालन या कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। हाँ, ये चलवासी पशुचारण के एकदम विपरीत है। ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और काफी पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब इसमें वो जानवरों को लेकर मौसम के हिसाब से घूमते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। इसमें स्थायी रैंच या फार्म होते हैं, जानवरों को एक ही जगह रखा जाता है और वैज्ञानिक आधार पर उनका प्रजनन और स्वास्थ्य देखा जाता है। जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। एकदम सही। वहां वे प्रकृति पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब कृषि या एग्रीकल्चर की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला रूप तो निर्वाह कृषि या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ही आता है। हाँ, और इसमें भी सबसे पुराना रूप है आदिकालीन कृषि, जिसे कर्तन एवं दहन या स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। अच्छा, जिसमें पेड़ काटकर और जलाकर खेती की जाती है। हाँ, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहते हैं ना। हाँ, जूमिंग। और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा और इंडोनेशिया या मलेशिया में लदांग कहा जाता है। फिर इसके बाद गहन निर्वाह कृषि यानी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये मुख्य रूप से मानसून एशिया के उन देशों में होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा है और जमीन कम है। जहां किसान जमीन के छोटे टुकड़े से ज्यादा पैदावार निकालने की कोशिश करता है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं ना। हाँ, एक वो जहां चावल मुख्य फसल होती है, चावल प्रधान, और दूसरा चावल रहित, जहां जलवायु चावल के लिए ठीक नहीं है, जैसे पश्चिमी भारत में जहां गेहूं उगाया जाता है। पर यूरोपीय लोगों ने तो खेती का रूप ही बदल दिया। उन्होंने रोपण कृषि या प्लांटेशन शुरू किया। बिल्कुल। इसमें विशाल क्षेत्र, बहुत अधिक पूंजी और सिर्फ एक ही फसल पर ध्यान दिया जाता है। जैसे ब्राजील के कॉफी बागान, जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। हाँ, फजेंडा। और खेती का एक और विशाल रूप है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मतलब एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये तो मध्य अक्षांशों में होती है ना, जैसे यूरेशिया के स्टेपीज या अमेरिका के प्रेरीज मैदान। एकदम सही। वहाँ खेत इतने बड़े होते हैं कि सारा काम मशीनों से करना पड़ता है। हाँ, मैंने पढ़ा कि कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से एक दिन में ही कई हेक्टेयर फसल काटी जा सकती है। हाँ, वो काफी एडवांस तकनीक है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट कृषि प्रणालियां भी हैं, जैसे डेयरी कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। डेयरी कृषि तो हमेशा नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के पास ही होती है ना, क्योंकि दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बिल्कुल। और भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों यानी सिट्रस फ्रूट्स के लिए मशहूर है, जैसे विटिकल्चर, मतलब अंगूर की खेती, जिससे अच्छी वाइन और किशमिश बनती हैं। पर मुझे इन सब में सबसे दिलचस्प ट्रक कृषि लगा। हाँ, ट्रक फार्मिंग। ये नाम सुनकर अजीब लगता है। मतलब ये है कि जहां किसान केवल सब्जियां पैदा करते हैं और बाजार तक ट्रकों द्वारा एक रात में पहुंचते हैं। ट्रक एक रात में जितनी दूरी तय करता है, उसी पर इसका नाम ट्रक कृषि पड़ गया। बहुत सही। और देखिए, समाज भी खेती को कैसे बदलता है। जैसे डेनमार्क का सफल सहकारी आंदोलन यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग, जहां किसान मिलकर काम करते हैं। हाँ, और इसके उलट सोवियत संघ की सामूहिक कृषि, जिसे कोलखोस कहा जाता था, वहां सरकार ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये राजनीति का प्रभाव है। खैर, अब अगर हम जमीन के नीचे जाएं तो बात आती है खनन या माइनिंग की, खनिजों को निकालने की प्रक्रिया। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला धरातलीय या विवृत खनन, जिसे ओपन कास्ट कहते हैं, और दूसरा भूमिगत या कूप की खनन, जिसे शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। विवृत खनन तो काफी सस्ता और सुरक्षित होता है, क्योंकि खनिज सतह के बिल्कुल पास होते हैं। पर शाफ्ट माइनिंग बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, उसमें गहरी सुरंगें होती हैं, लिफ्ट, ड्रिल और वेंटिलेशन की जरूरत होती है। ये बेहद जोखिम भरा है। जहरीली गैसों, आग या बाढ़ का खतरा बना ही रहता है। एकदम सही। और इसीलिए खनन को कई कारक प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक जैसे खनिज निक्षेप का आकार और श्रेणी क्या है, और आर्थिक कारक भी, जैसे तकनीक, पूंजी और श्रम की लागत। बिल्कुल। और एक विश्लेषण ये भी है
कि विकसित देश श्रम लागत और कड़े नियमों के कारण खनन से पीछे हट रहे हैं। अच्छा, और जो विकासशील देश हैं जैसे अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका के देश, वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अभी भी इस पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि वहां सस्ता श्रम उपलब्ध है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, प्राथमिक क्रियाएं किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव है। कच्चा माल प्राथमिक क्रियाओं से ही आता है। फिर उसे द्वितीयक या सेकेंडरी क्षेत्र में विनिर्मित किया जाता है। बिल्कुल, और अंत में तृतीयक या टर्शरी क्षेत्र की सेवाओं जैसे परिवहन द्वारा बाजार तक पहुंचाया जाता है। अगर ये प्राथमिक आधार हटा दिया जाए तो संपूर्ण आर्थिक ढांचा ढह जाएगा। कक्षा 12 भूगोल अध्याय 4 प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती हैं। मानव जीवन की सबसे प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां मानी जाती हैं और इनका संबंध सीधे प्रकृति से होता है। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, तकनीकी विकास के इस आधुनिक युग में जहां हम प्रयोगशालाओं में कृत्रिम बांस और सिंथेटिक उत्पाद बना रहे हैं, एक सवाल उठता है, क्या भविष्य में मानव कभी इन प्रकृति आधारित प्राथमिक क्रियाओं से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? या क्या हमारी ये निर्भरता किसी नए और अधिक जटिल रूप में बदल जाएगी? ये एक गंभीर विचार है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। कक्षा 12 भूगोल अध्याय 5 द्वितीयक क्रियाएं। आज हम इसी विषय पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और सच कहूं तो ये विषय हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब अगर हम सोचें कि जमीन से थोड़ी सी रेत या मिट्टी उठाई जाए तो देखने में वो सिर्फ धूल लगती है ना। हाँ, एकदम साधारण सी धूल। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसी रेत से निकाले गए सिलिका से एक चमचमाती हुई माइक्रोचिप बन जाती है और फिर वही चिप एक स्मार्टफोन में लगती है जिससे हम दुनिया के दूसरे कोने में वीडियो कॉल कर पाते हैं। बिल्कुल, और ये सुनने में एकदम जादू जैसा लगता है। हाँ, लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है, ये विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है। तो आज हमारा मकसद यही है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को समझें। सही कहा। हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति से मिलने वाला कच्चा माल उन बेहद कीमती और जटिल चीजों में बदल जाता है जो आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। तो चलिए एकदम बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं। मैंने इस स्रोत सामग्री में जो पढ़ा उसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची गई है। हाँ, ये लकीर समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो खेती करना या खदानों से लोहा निकालना ये सब प्राइमरी काम है। एकदम सही, जो चीजें हम सीधे प्रकृति से लेते हैं। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी काम वो है जो प्राइमरी काम के खत्म होने के बाद शुरू होते हैं? काफी हद तक हाँ। देखिए, प्रकृति हमें जो भी देती है, चाहे वो खेतों से निकला कपास हो या खदान से निकला लोहे का कच्चा माल, वो अपनी मूल रूप में हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता। हाँ, मतलब सीधे कपास पहन के तो बाहर नहीं जा सकते ना। बिल्कुल नहीं, और लोहे के कच्चे पत्थरों से गाड़ी भी नहीं चला सकते। तो यहीं से द्वितीयक क्रियाओं का काम शुरू होता है, यानी उनका रूप बदलना। हाँ, इनका मुख्य उद्देश्य ही कच्चे माल का रूप बदलना और उसकी उपयोगिता बढ़ाना है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे अहम शब्द है वो है वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन। वैल्यू एडिशन मतलब एक तरह से किसी एकदम साधारण सी चीज को एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना देना। एकदम सही, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसे अगर हम पैसों के नजरिया से देखें, 1 किलो कच्चे सूत या कपास की कीमत शायद 100 या 200 रुपए होगी। हाँ, बहुत सस्ता होता है। लेकिन जब एक फैक्ट्री उस कपास को प्रोसेस करती है, उसका धागा बनाती है, कपड़े बुनती है और फिर एक डिजाइनर शर्ट बनाकर शोरूम में टांग देती है, तो उसी कपास की कीमत बढ़कर 5,000 रुपए हो जाती है। अरे वाह, सीधा 5,000? हाँ, चीज तो वही है, बस उसका रूप बदल गया है। लोहे के अयस्क की भी अपनी कोई खास कीमत नहीं होती, लेकिन जब भट्टी में उसे पिघलाकर स्टील बनाया जाता है तो उस स्टील से सुई से लेकर हवाई जहाज तक बन जाते हैं। इस बात पर मुझे ना एक बहुत ही आधुनिक एनालॉजी याद आ रही है। आज के इस डिजिटल युग में हम सब डेटा की बात करते हैं ना। हाँ, डेटा तो हर जगह है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट है, उसमें लाखों कच्चे आंकड़े या प्राइमरी डेटा भरा पड़ा है। वो अपने आप में बहुत उबाऊ है, किसी को समझ भी नहीं आएगा वो। बिल्कुल। लेकिन जब कोई डेटा एनालिस्ट उस कच्चे डेटा को प्रोसेस करता है, उसमें पैटर्न ढूंढता है और एक बहुत ही खूबसूरत और आसान सी प्रेजेंटेशन बना देता है, तो वो
फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। एकदम सटीक तुलना है ये। उसी ग्राफ को देखकर कोई कंपनी करोड़ों का निवेश कर देती है, तो उस एनालिस्ट ने क्या किया, उसने कच्चे डेटा में वो वैल्यू एडिशन कर दिया। मुझे ये एनालॉजी सच में बहुत पसंद आई। जिस तरह से डेटा को प्रोसेस किए बिना हम सही फैसले नहीं ले सकते, ठीक वैसे ही कच्चे माल को प्रोसेस किए बिना मानव सभ्यता इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। ये तो है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चीजें बनाने का नाम नहीं है, ये प्रकृति की दी हुई चीजों को इंसान के इस्तेमाल के लायक बनाने की एक कला है। तो अब यहाँ से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं तो अक्सर दिमाग में दो तरह की तस्वीरें आती हैं। एक तरफ वो कारीगर है जो अपने हाथों से मिट्टी का बर्तन बना रहा है, हाँ, वो पारंपरिक तरीका। और दूसरी तरफ वो विशाल कारखाने हैं जहाँ बड़े बड़े रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो आज की जो आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो उस पुराने हस्तशिल्प से कितनी अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। आज का जो बड़े पैमाने का विनिर्माण है वो मुख्य रूप से स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन पर टिका है। श्रम विभाजन मतलब काम को बांटना। हाँ, पुराने जमाने में क्या होता था कि एक मोची पूरा जूता खुद बनाता था, चमड़ा काटने से लेकर सिलाई करने और पॉलिश करने तक। वो अकेला ही सब करता था। बिल्कुल। लेकिन आज की आधुनिक फैक्ट्री में एक मजदूर सिर्फ चमड़ा काटता है, दूसरा सिर्फ सिलाई करता है और तीसरा सिर्फ फीते डालता है। हर इंसान एक ही काम को दिन में 1000 बार करता है। अच्छा, इससे तो काम की स्पीड बहुत बढ़ जाती होगी। स्पीड और दक्षता दोनों इतनी बढ़ जाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब तो मैंने पढ़ा है कि इंसान की जगह भी मशीनें ले रही हैं, मतलब यंत्रीकरण और स्वचालन यानी ऑटोमेशन। और एक बात ने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो क्या? कि हम अब उन मशीनों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें इंसान एक लीवर खींचकर चलाता है। हम उन मशीनों की बात कर रहे हैं जो खुद सोच रही हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। आज की मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन का मतलब है कंप्यूटर द्वारा पूरी तरह नियंत्रित प्रक्रियाएं। मतलब बिना इंसानों के? हाँ, एक बुरा कार प्लांट ऐसा हो सकता है जहां इंसानों की गिनती ना के बराबर हो। मशीनें खुद सेंसर्स के जरिए फीडबैक लेती हैं। अगर कोई पुर्जा गलत लग रहा है तो वो खुद अपने रोबोटिक हाथ को एडजस्ट कर लेती हैं। बाप रे, ये तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा है। ये सिर्फ मशीनीकरण नहीं है, ये मशीनों का स्वतंत्र होना है। यही पर ना मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और मुझे लगता है कि ये आज की सबसे बड़ी बहस भी है। बताइए। अगर कारखानों में सोचने वाली मशीनें आ गई हैं और रोबोट्स ही सारा काम कर रहे हैं, तो इंसानी श्रम का क्या होगा? क्या जो पारंपरिक ब्लू कॉलर जॉब्स हैं उनका अंत नजदीक है? ये एक बहुत बड़ी वैश्विक चिंता है और सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये सच है कि जो दोहराव वाले काम हैं, जैसे पैकिंग करना या भारी सामान उठाना, वो अब तेजी से रोबोट्स के पास जा रहे हैं। तो नौकरियां तो खत्म हो रही है ना? कुछ नौकरियां खत्म हुई है, हाँ, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इन मशीनों को बनाने, इन्हें प्रोग्राम करने और इन रोबोट्स के रखरखाव के लिए एक पूरी नई इंडस्ट्री भी तो खड़ी हो गई है। अच्छा, मतलब काम खत्म नहीं हो रहा, बस बदल रहा है। बिल्कुल। अब कारखानों को शारीरिक ताकत से ज्यादा तकनीकी कौशल वाले कर्मचारियों की जरूरत है। तो मतलब अगर हम पुरानी कुशलता पर अटके रहेंगे तो खतरा है, लेकिन अगर नई तकनीक सीखेंगे तो अवसर ही अवसर है। एकदम सही। चलिए, मशीनों से हटकर थोड़ा भूगोल की बात करते हैं। मैंने स्रोत सामग्री में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देखा। दुनिया के कुल भूभाग के 10% से भी कम हिस्से पर उद्योगों का विस्तार है। हाँ, सिर्फ 10% से कम। मुझे तो लगता था कि दुनिया भर में हर जगह फैक्ट्रियां फैली हुई होंगी। यही तो इस व्यवस्था का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे समझने के लिए हम अमेरिका की मक्का की पेटी यानी कॉर्न बेल्ट का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, खेती वाला इलाका? हाँ, अगर हम खेती के नजरिए से देखें तो कई वर्ग किलोमीटर फैले खेतों में शायद सिर्फ 10 या 20 लोग काम कर रहे होते हैं। ट्रैक्टर चला रहे होते हैं बस। बिल्कुल। लेकिन उतने ही बड़े क्षेत्र में अगर हम कारखाने लगा दें तो वहां हजारों लाखों लोग काम कर रहे होंगे। उत्पादन और रोजगार की ये सघनता ही इन छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बना देती है। तो अगर ये कारखाने इतनी कम जगह घेरते हैं तो कोई कंपनी ये कैसे तय करती है कि उसे अपना कारखाना आखिर लगाना कहाँ है? ये कोई आसान फैसला नहीं होता। हाँ, मतलब ये कोई लॉटरी तो है नहीं कि आंख बंद की और नक्शे पर उंगली रख दी। बिल्कुल नहीं।
एक कारखाना कहाँ लगेगा, ये अर्थशास्त्र के सबसे जटिल समीकरणों में से एक है। किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है उत्पादन की लागत को कम करना और मुनाफे को बढ़ाना। सही कहा। इसलिए लोकेशन तय करते समय कई चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस खोजना पड़ता है। मुझे लगता है सबसे पहली चीज तो कच्चा माल ही होगी। जहाँ कच्चा माल है वहीं फैक्ट्री लगा दो। जैसे अगर कोयला निकल रहा है तो वहीं आसपास काम शुरू कर दो। ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन ये हर उद्योग पर लागू नहीं होती। कच्चे माल के पास फैक्ट्री लगाना उन उद्योगों के लिए जरूरी है जो वजन घटने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं। वजन घटने वाला कच्चा माल, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे चीनी उद्योग से समझते हैं। गन्ना जो होता है ना, वो बहुत भारी होता है। हाँ, गन्ने के भरे हुए ट्रक देखे हैं मैंने। बिल्कुल, लेकिन जब हम 1 टन गन्ना पेड़ते हैं तो उसमें से चीनी तो बहुत कम निकलती है। बाकी सारा तो वेस्ट होता है, जिसे खोई कहते हैं। ओह, समझ रही हूँ। और ऊपर से गन्ना खेत से कटने के बाद बहुत जल्दी सूखने लगता है। अब सोचिए, अगर गन्ने का खेत उत्तर प्रदेश में है और कोई चीनी मिल दिल्ली के बीचों बीच लगा दे, तो गन्ने को ट्रकों में भरकर दिल्ली लाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च ही इतना ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, वो चीनी बाजार में 10 गुनी महंगी बिकेगी। अब मुझे समझ आया। भारी माल को लंबी दूरी तक ले जाना एकदम घाटे का सौदा है। इसीलिए लोहे और स्टील की फैक्ट्रियां भी खदानों के पास ही होती होंगी। हाँ, लौह अयस्क और कोयला दोनों भारी हैं। इसलिए जमशेदपुर या भिलाई जैसे शहर वहीं बसे जहां खदानें पास थीं। लेकिन इसके उलट कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहां बाजार तक पहुंच ज्यादा जरूरी होती है। बाजार तक पहुंच मतलब जहां भीड़ भाड़ हो और सामान बिक सके। हाँ, लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब सिर्फ भीड़ नहीं है। बाजार का मतलब है लोगों की क्रय शक्ति, यानी परचेजिंग पावर। अच्छा, खरीदने की हैसियत। बिल्कुल, अगर कोई कंपनी बहुत महंगी कारें बना रही है तो वो अपनी फैक्ट्री ऐसे देश में नहीं लगाएगी जहां लोगों के पास साइकिल खरीदने के भी पैसे ना हो। जाहिर सी बात है। यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे क्षेत्र बड़े वैश्विक औद्योगिक केंद्र बने। इसके अलावा मुझे लगता है लेबर यानी श्रम और ऊर्जा की भी बहुत जरूरत होती होगी। लेबर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ऊर्जा यानी बिजली भी। एल्यूमिनियम जैसे उद्योग को इतनी ज्यादा बिजली चाहिए होती है कि वे हमेशा किसी बड़े पावर प्लांट या डैम के पास ही लगाए जाते हैं। हाँ, बिजली के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और इन सब कारकों को पढ़ते हुए मेरी नजर ना एक बहुत ही अजीब से शब्द पर पड़ी। वो क्या? समूहन अर्थव्यवस्था, यानी अग्लोमरेशन इकोनॉमीज। शुरुआत में मुझे लगा कि अगर मैं कोई फैक्ट्री लगा रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि मेरे आसपास कोई और प्रतिस्पर्धी फैक्ट्री ना हो। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा है। कंपनियां जानबूझकर एक ही जगह पे भीड़ लगा रही हैं। ऐसा क्यों? ये ऊपर से देखने पर अजीब लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र के हिसाब से ये बहुत तार्किक है। जब कोई बड़ा उद्योग, मान लीजिए एक बहुत बड़ी कार बनाने वाली कंपनी, हाँ, अपनी फैक्ट्री लगाती है तो उसे कई चीजों की जरूरत होती है। टायर, शीशे, कार की सीटें, नट बोल्ट। अब जो छोटी कंपनियां ये पुर्जे बनाती हैं, वो सोचती हैं कि अगर हम इसी बड़ी फैक्ट्री के बगल में अपनी यूनिट लगा लें तो उनका ट्रांसपोर्ट का खर्च जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, और धीरे धीरे वहां एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। बैंक वहां अपनी शाखाएं खोल लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने ट्रक ले आती हैं। मतलब एक चुंबक की तरह बड़ा उद्योग सबको खींच लेता है। हाँ, जब ये सारे उद्योग एक साथ मिलकर इन साझा सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और अपनी लागत कम करते हैं, तो इसे ही समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिलिकॉन वैली इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है ना? एकदम बेहतरीन उदाहरण। सारी टेक कंपनियां एक ही जगह पर हैं क्योंकि वहां टैलेंट और इकोसिस्टम एक ही जगह मिल जाता है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। हमने भारी कच्चे माल की बात की, बाजार की बात की, लेकिन मैंने नोट्स में स्वच्छंद उद्योग यानी फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ा। हाँ, ये आज के समय में बहुत अहम है। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। फुटलूज यानी जो किसी चीज से बंधे नहीं है। मैं इसे एक रेस्टोरेंट खोलने की एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, बताइए। अगर एक सफल रेस्टोरेंट खोलना है तो हमें ताज़ी सब्जियां चाहिए, अच्छे शेफ्स चाहिए और भूखे ग्राहक चाहिए। हम शहर से 100 किलोमीटर दूर जंगल में रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। बिल्कुल नहीं चलेगा वो। लेकिन ये जो फुटलूज उद्योग हैं, ये तो मानो कह रहे हैं कि हमें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। बहुत खूब। ये स्वच्छंद उद्योग सच में पारंपरिक नियमों को तोड़ते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जैसे गन्ना या कोयला उस पर निर्भर नहीं होते। तो ये किस चीज पर काम करते हैं? ये बने बनाए पुर्जों यानी कंपोनेंट्स पर काम करते हैं। जैसे कि
कोई मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी। बिल्कुल, एप्पल या सैमसंग जैसी कंपनियों को अपनी फैक्ट्री किसी लोहे की खदान के पास लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उनके पुर्जे तो अलग अलग जगह से आ सकते हैं। उनके मोबाइल के लिए माइक्रोचिप्स ताइवान से आ सकती हैं, स्क्रीन कोरिया से और बैटरी कहीं और से। ये सारे पुर्जे बहुत हल्के होते हैं और इन्हें हवाई जहाज से दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से भेजा जा सकता है। इसलिए ये उद्योग वहाँ अपनी फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ उन्हें अच्छी परिवहन सुविधा मिले या टैक्स में छूट मिले। सही कहा। इनका उत्पादन वजन में हल्का होता है, ये प्रदूषण भी कम फैलाते हैं, इसलिए ये सच में फुटलूस या आजाद होते हैं। ये सब सुनकर तो दिमाग के तार खुल रहे हैं। लेकिन इस विशाल औद्योगिक दुनिया को थोड़ा और करीब से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये उद्योग आपस में कैसे जुड़े हैं। हाँ, वर्गीकरण समझना जरूरी है। मैंने देखा कि उद्योगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे आकार के आधार पर छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग, और कच्चे माल के आधार पर जैसे कृषि आधारित या खनिज आधारित। ये तो बहुत बुनियादी वर्गीकरण है। हाँ, ये तो समझ में आता है। लेकिन जो चीज मेरे लिए एकदम आहा मोमेंट थी, वो थी उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण, यानी आधारभूत उद्योग बनाम उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ये वर्गीकरण ना सिर्फ एक किताबी लिस्ट नहीं है, ये बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हम कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता वस्तुओं की बात करें, तो ये वो चीजें हैं जो हम सीधे बाजार से खरीदते हैं ना, जैसे बिस्किट, कपड़े या एक कार। सही कहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कार या वो बिस्किट की पैकिंग जिस मशीन में हो रही है, वो मशीन कहाँ से आई? वो मशीन भी तो किसी फैक्ट्री में ही बनी होगी। बिल्कुल। और उस भारी मशीन को बनाने के लिए जो टन भर लोहा और स्टील लगा है, वो कहाँ से आया? वो आता है आधारभूत उद्योगों यानी बेसिक इंडस्ट्री से। अच्छा, तो लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। हाँ। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पे आम इंसान को कुछ नहीं बेचता। हम बाजार जाकर 2 किलो कच्चा स्टील तो नहीं खरीदते ना। मतलब ये उद्योग उन उद्योगों के लिए सामान बनाते हैं जो अंत में हमारे लिए सामान बनाते हैं। ये तो एकदम वो हॉलीवुड फिल्म इंसेप्शन जैसा हो गया, एक के अंदर एक। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। आधारभूत उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर किसी देश में लौह इस्पात उद्योग कमजोर हो जाए तो वहां कारें बननी बंद हो जाएंगी, मशीनें नहीं बनेंगी और अंततः खेती भी प्रभावित होगी क्योंकि ट्रैक्टर नहीं बनेंगे। बिल्कुल। ये एक अदृश्य सप्लाई चेन है जो हर चीज को बांध कर रखती है। ये वाकई में चौंकाने वाला है कि कैसे एक चिमनी से निकला हुआ पिघला लोहा अंत में हमारी डाइनिंग टेबल पर रखे बिस्किट के पैकेट से जुड़ा हुआ है। यही तो मैन्युफैक्चरिंग की खूबसूरती है। लेकिन चलिए पुरानी और धुएं वाली चिमनियों की तस्वीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हमने अब तक विनिर्माण के इतिहास और वर्तमान को समझा, अब भविष्य की बात करते हैं। भविष्य तो और भी रोमांचक है। हाँ, रिसर्च में एक शब्द बार बार आ रहा था, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग या हाईटेक इंडस्ट्रीज। और इसकी जो तस्वीर उभरती है वो मेरे बचपन की उस फैक्ट्री वाली ड्राइंग से बिल्कुल अलग है। हमारे दिमाग में फैक्ट्री का मतलब होता है शोर, कालिख और पसीने में तर मजदूर। लेकिन हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या होता है? ये विनिर्माण की नवीनतम पीढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया है इसके कर्मचारियों में। यहाँ नीले कॉलर वाले उत्पादन श्रमिकों की संख्या बहुत कम होती है। मतलब मशीन पर हथौड़ा चलाने वाले लोग नहीं होते? नहीं, उनकी जगह ले ली है सफेद कॉलर वाले प्रोफेशनल्स ने, जो कंप्यूटर पर बैठकर डिजाइन तैयार करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं। मतलब अगर मैं आज के किसी अत्याधुनिक हाईटेक प्लांट में जाऊं तो मुझे कैसी तस्वीर दिखेगी? आपको कोई गंदी चिमनी नहीं दिखेगी। आपको दिखेंगे शीशे वाले साफ सुथरे ऑफिस, एडवांस लैब्स और लोग जो लैब कोट पहनकर कंप्यूटर एडेड डिजाइन पर काम कर रहे होंगे। सब कुछ एकदम साफ और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से चल रहा होगा। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उद्योग भी आपस में मिलकर एक खास जगह पर बसना पसंद करते हैं, जिन्हें टेक्नोपोल कहा जाता है। टेक्नोपोल, जैसे पृथ्वी के ध्रुव होते हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी के ध्रुव। एकदम सही। जब बहुत सारे हाईटेक एक ऐसा विचार आ रहा है जो मुझे काफी रोमांचित कर रहा है। कैसा विचार? हमने बात की थी कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत घर से यानी कुटीर उद्योग से हुई थी, जहां परिवार मिलकर टोकरियां या बर्तन बनाते थे। फिर हम बड़े कारखानों में गए और फिर हाईटेक लैब्स में। हाँ, ये सफर तो लंबा रहा है। लेकिन आज के समय में 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकें तेजी से आम हो रही हैं। कोई भी इंटरनेट से किसी चीज का डिजाइन डाउनलोड कर सकता है और अपने घर की डेस्क पर रखे 3D प्रिंटर से उसे बना सकता है।
ये तो आज की हकीकत है। तो सवाल ये है, क्या हम वापस एक नए डिजिटल कुटीर उद्योग के युग में प्रवेश कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमें विशाल कारखानों की जरूरत ही ना पड़े और हमारे अपने घर ही वापस छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए? सोचिए, जो सफर घर से शुरू हुआ था, क्या तकनीक हमें वापस उसी घर तक ले आएगी? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुनते रहिए और नई चीजों को जानने की अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए। कक्षा 12 भूगोल, अध्याय 6 तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं। बिल्कुल, आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का यही मुख्य विषय है। हाँ, हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था केवल खेती और फैक्ट्रियों से आगे निकल चुकी है। एकदम सही, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से बहुत आगे। अब हम मुख्य रूप से सेवाओं, ज्ञान और विचारों पर निर्भर हैं, जो कि हमारे तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर और विश्लेषणात्मक विषय है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। हम अक्सर तृतीयक क्रियाकलाप या टर्शरी एक्टिविटीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या इसे सीधे तौर पर सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहा जा सकता है? हाँ, आप इसे सेवा क्षेत्र कह सकती हैं। देखिए, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में हम कुछ ठोस बना रहे होते हैं, कोई भौतिक वस्तु। अच्छा, जिसे हम छू सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन तृतीय क्षेत्र में किसी मूर्त वस्तु या टेंजिबल गुड्स का उत्पादन नहीं होता। मतलब कोई कन्वेयर बेल्ट या मशीनें नहीं होती? एकदम सही। इसके बजाय यहाँ सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है, जैसे एक नलसाज, इलेक्ट्रिशियन, नाई या फिर एक शिक्षक। या एक वकील भी है ना? हाँ बिल्कुल, ये सभी इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। वे कोई नई भौतिक वस्तु नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपना कौशल और समय दे रहे हैं। मतलब जब कोई बीमार पड़ता है और अस्पताल जाता है, तो वो डॉक्टर के ज्ञान और सेवा के लिए पैसे देता है, किसी भौतिक उत्पाद के लिए नहीं। सही कहा आपने। और अर्थशास्त्र में इसे मापने का तरीका भी अलग है। तृतीय क्षेत्र में उत्पादन को परोक्ष रूप से मापा जाता है। परोक्ष रूप से मतलब कैसे? इसे पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। और अगर आप विकसित अर्थव्यवस्थाओं को देखें, तो वहां बहुसंख्यक श्रमिक इसी क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। लेकिन अगर हम कोई वस्तु नहीं बना रहे हैं, तो ये पूरा सेवा क्षेत्र दुनिया को आपस में जोड़ कैसे रहा है? इसके लिए हमें तृतीय गतिविधियों के 3 मुख्य प्रकारों या स्तंभों को समझना होगा। ये हैं व्यापार, परिवहन और संचार। तो चलिए व्यापार से शुरू करते हैं। व्यापार और वाणिज्य, इसमें थोक और फुटकर दोनों आते होंगे? हाँ, होलसेल और रिटेल दोनों। लेकिन भूगोल के नजरिए से सबसे अहम है व्यापारिक केंद्रों का प्रकार, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार। अच्छा, मैंने सुना है ग्रामीण इलाकों में आवधिक बाजार या मंडियां लगती हैं, जो रोज नहीं लगती। एकदम सटीक बात। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आबादी कम और छितरी हुई होती है। तो रोज दुकान खोलने से व्यापारी को फायदा नहीं होगा? बिल्कुल, इसलिए वे अलग अलग दिन अलग अलग गांवों में बाजार लगाते हैं। इसके विपरीत नगरीय बाजार स्थायी होते हैं, क्योंकि शहरों में आबादी ज्यादा होती है। समझ गई। अब इन बाजारों तक सामान पहुंचाने का काम परिवहन करता है। हाँ, और परिवहन को मापने का तरीका भी बहुत विश्लेषणात्मक है। हम सिर्फ किलोमीटर दूरी नहीं देखते। तो और क्या देखा जाता है? हम समय दूरी और लागत दूरी भी देखते हैं। मतलब पहुंचने में कितना समय लगेगा और खर्च कितना आएगा। अच्छा, तो अगर मुझे जल्दी पहुंचना है तो मैं हवाई जहाज लूंगी, भले ही लागत ज्यादा हो। सही, और इसी से परिवहन का पूरा ढांचा तय होता है। इसमें नोड और लिंक की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। नोड और लिंक, ये तो कंप्यूटर नेटवर्क जैसा लग रहा है। कुछ वैसा ही है। कोई भी बड़ा शहर या बिंदु जहां मार्ग आकर मिलते हैं, उसे नोड कहते हैं। और उन्हें जोड़ने वाली सड़क या रेलवे लाइन लिंक होती है। बिल्कुल। अब अगर हम तीसरे प्रकार यानी संचार की बात करें, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। हाँ, पहले तो संचार पूरी तरह से परिवहन पर ही निर्भर था, या ना? चिट्ठी भेजने के लिए ट्रेन या घोड़ा चाहिए था। एकदम सही। लेकिन आज मोबाइल और सैटेलाइट तकनीक ने संचार को परिवहन से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या सेवा क्षेत्र सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। सेवा क्षेत्र में अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह की सेवाएं आती हैं।
मतलब हमारे घर के पास की किराने की दुकान भी इसी में आती है? हाँ, वो निम्न स्तरीय सेवा है। और एक टैक्स अकाउंटेंट या परामर्शदाता उच्च स्तरीय सेवा में आता है। यहाँ मुझे बहुत ही दिलचस्प बात याद आ रही है, मुंबई की डब्बा वाला सेवा। वो तो असंगठित क्षेत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, मतलब वे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, कोई हाईटेक सॉफ्टवेयर नहीं है उनके पास। फिर भी वे पूरे शहर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को हर दिन टिफिन पहुंचाते हैं। और उनका सिस्टम इतना सटीक है कि हार्वर्ड जैसे संस्थान भी उस पर अध्ययन करते हैं। सही कहा। अब इन सब सेवाओं के बाद क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? शायद बैंकिंग या फिर आईटी सेक्टर? नहीं, आंकड़ों के अनुसार विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप पर्यटन है। पर्यटन? ये सच में हैरान करने वाला है। हाँ, ये 25 करोड़ रोजगार पैदा करता है और कुल वैश्विक जीडीपी का 40% हिस्सा बनाता है। 40%? तो लोग जलवायु, भूदृश्य, इतिहास और संस्कृति का अनुभव करने के लिए इतना सफर कर रहे हैं? बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जुड़ गई है, चिकित्सा पर्यटन। मतलब इलाज के लिए दूसरे देश जाना? हाँ, लोग अपना देश छोड़कर इलाज के लिए भारत, थाईलैंड या सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि विकसित देशों में इलाज बहुत महंगा है। एकदम सही। लागत कम है और गुणवत्ता बहुत अच्छी है। 2005 का एक आंकड़ा बताता है कि 55,000 रोगी अमेरिका से भारत इलाज के लिए आए थे। और आज तो ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल। अब तृतीय क्षेत्र को समझने के बाद हमें ज्ञान की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप। हाँ, क्वाटरनरी और क्विनरी गतिविधियां। इसे थोड़ा सरल करते हैं। अगर मैं एक शिक्षक हूँ और किताब से पढ़ा रही हूँ तो ये तृतीयक है। हाँ। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक किसी लैब में नई तकनीक खोज रहा है तो क्या वो चतुर्थक है? एकदम सटीक उदाहरण है। चतुर्थक क्रियाएं पूरी तरह से अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और नए ज्ञान के निर्माण पर आधारित हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर सेवाएं, आईटी सेक्टर और म्यूचुअल फंड प्रबंधक भी आते होंगे? बिल्कुल, यह ज्ञान पर आधारित है। और इसके ऊपर आते हैं पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप ये क्या होते हैं? ये समाज के उच्चतम स्तर के निर्णय लेने वाले और नीति निर्माता होते हैं। अच्छा, मतलब जो लोग देशों या बड़ी कंपनियों की नीतियां तय करते हैं। हाँ, इन्हें स्वर्ण कॉलर या गोल्ड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में इनका महत्व सबसे ज्यादा है। समझ गई। अब चूंकि ये पूरा चतुर्थक और पंचम क्षेत्र ज्ञान और सूचना पर आधारित है, तो इसे दुनिया में कहीं से भी किया जा सकता है ना? यही कारण है कि बायास्रोतन या आउटसोर्सिंग की शुरुआत हुई। तो अमेरिका या यूरोप की कंपनियां अपना काम भारत या फिलीपींस इसलिए भेजती हैं क्योंकि यहाँ लागत कम है। बिल्कुल, कम लागत और कुशल श्रमिकों की भारी उपलब्धता। इसमें दो मुख्य प्रकार होते हैं, बीपीओ और केपीओ। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कस्टमर केयर। हाँ, और केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें बहुत उच्च कुशल श्रमिक होते हैं, जैसे रिसर्च करना, कानूनी व्यवसाय या ई लर्निंग से जुड़ा काम। एकदम सही। लेकिन इसके प्रभाव काफी जटिल हैं। विकासशील देशों में इससे रोजगार बढ़ता है। हाँ, लेकिन विकसित देशों में वहां के युवा इसका विरोध भी करते हैं कि उनकी नौकरियां छिन रही हैं। बिल्कुल। अब इस ज्ञान और सूचना की क्रांति के बीच एक बहुत गंभीर मुद्दा सामने आता है, अंकीय विभाजक का। अंकीय विभाजक, द डिजिटल डिवाइड। हाँ, क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया को इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का बराबर फायदा मिल रहा है? मुझे नहीं लगता। विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी पहुंच में बहुत अंतर है। बिल्कुल। और ये असमानता सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि देशों के भीतर भी है। जैसे भारत या रूस में महानगरों में इंटरनेट बहुत तेज है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बहुत सीमित है। एकदम सही कहा आपने। इसे ही अंकीय विभाजक कहते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का एक स्पष्ट प्रवाह या फ्लो निकल कर आता है। तृतीयक क्रियाएं वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो सेवाओं से संबंधित होती हैं, जैसे परिवहन, संचार और व्यापार। और चतुर्थक क्रियाएं ज्ञान और सूचना पर आधारित होती हैं, जैसे अनुसंधान, आईटी और शिक्षा। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? अगर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें हमारे सारे चतुर्थक यानी ज्ञान आधारित कामों को संभाल लेंगी तो क्या होगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या मानव समाज पूरी तरह से सिर्फ
पंचम क्रियाकलापों तक सीमित रह जाएगा? मतलब सिर्फ निर्णय लेने और नीतियां बनाने का काम? हाँ। क्या भविष्य की अर्थव्यवस्था सिर्फ उन लोगों की होगी जो सोचते हैं और निर्णय लेते हैं, ना कि उन लोगों की जो वास्तव में बौद्धिक काम करते हैं? हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला दृष्टिकोण है। तकनीकी विकास हमें इसी दिशा में ले जा रहा है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस विस्तृत अध्ययन में बस इतना ही। जी, इस ज्ञान आधारित भूगोल को समझने के लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल। उम्मीद है ये नया नजरिया अर्थव्यवस्था और सेवाओं को देखने का एक नया तरीका देगा। कक्षा 12 भूगोल अध्याय 7 परिवहन एवं संचार। बिल्कुल। अगर हम किसी भी देश की आधुनिक अर्थव्यवस्था को एक जीवित शरीर मान लें, तो ये जो परिवहन और संचार की प्रणाली है वो उस शरीर में बहने वाले रक्त संचार मतलब ब्लड स्ट्रीम की तरह है। हाँ, एकदम सही कहा। जैसे हमारे शरीर में खून हर अंग या हर कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है ना, वैसे ही परिवहन व्यवस्था भी अर्थव्यवस्था के हर कोने तक जरूरी सामान, कच्चा माल और सेवाएं पहुंचाती है। बिल्कुल। और बिना इस बहाव के तो पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी स्रोत सामग्री पर चर्चा करेंगे कि ये व्यवस्था काम कैसे करती है। देखिए, ये जो शरीर और रक्त संचार वाली एनालॉजी आपने दी ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या चाहिए? मतलब उस माध्यम से जिससे इंसान का सबसे पुराना नाता रहा है, जमीन। बिल्कुल। स्थल परिवहन का इतिहास ना असल में मानव सभ्यता के संघर्ष का ही इतिहास है। कैसे? देखिए, शुरुआत में जब कोई पहिया या इंजन नहीं था तो इंसान खुद ही कुली था। भारी से भारी सामान को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना ही परिवहन का इकलौता तरीका था। अरे बाप रे। हाँ, इसमें इंसान की शारीरिक क्षमता ही सबसे बड़ी सीमा थी। फिर धीरे धीरे इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाया। जैसे घोड़े या बैल। हाँ, और खास इलाकों में जैसे उत्तरी अमेरिका या साइबेरिया के जमे हुए मैदानों में जहाँ पहिया काम नहीं कर सकता था। अच्छा, वहाँ क्या करते थे? वहाँ स्लेज खींचने के लिए कुत्तों और रेंडियर का इस्तेमाल होने लगा। पहाड़ों पर खच्चर और रेगिस्तानों में तो ऊंट काम आते ही हैं। हाँ, ऊंटों के तो बड़े बड़े कारवां सदियों तक सिल्क रूट जैसे रास्तों पर व्यापार का आधार रहे। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। बिल्कुल। लेकिन जानवरों और इंसानों की तो एक भौतिक सीमा है ना। असली क्रांति तब आई होगी जब हमने मशीनों का सहारा लिया। एकदम सही कह रहे हैं आप। 18वीं सदी में भाप के इंजन ने जो तस्वीर बदली ना, वो वाकई हैरान करने वाली है। हाँ, 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में जब पहली सार्वजनिक रेल चली थी। हाँ, और भाप के इंजन के बाद अंतर्दहन इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन आया, जिसने सड़कों की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। सड़क परिवहन की सबसे बड़ी खासियत जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है इसकी डोर टू डोर यानी हाईवेज का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा। ये 80 मीटर चौड़ी बिना किसी रुकावट वाली सड़कें होती हैं। इनमें लाल बत्तियां नहीं होती, बल्कि फ्लाईओवर्स और अलग अलग लेन होती हैं ताकि गाड़ियां एक समान गति से बिना रुके दौड़ सकें। जैसे भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। या फिर पैन अमेरिकन महामार्ग ले लीजिए, जो उत्तर से दक्षिण अमेरिका तक कई देशों को आपस में जोड़ता है। महामार्ग अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर मुझे भारी भरकम मशीनरी, कोयला या हजारों टन अनाज को हजारों किलोमीटर दूर ले जाना है तो सड़क से काम नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं। और यही मुझे लगता है एंट्री होती है परिवहन के असली बाहुबली की, रेल मार्ग। हाँ। जब मैं स्रोत सामग्री में इन पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये ट्रेनें ना सिर्फ वाहन नहीं है, ये तो पूरे के पूरे महाद्वीपों को एक साथ सिलकर रखने वाले स्टील के धागे हैं। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, स्टील के धागे। रेलवे ने सड़क की वो जो घर्षण वाली समस्या थी ना, उसे एकदम खत्म कर दिया। अच्छा, कैसे? लोहे की पटरी पर लोहे के पहियों का घर्षण बहुत ही कम होता है, इसलिए एक अकेला इंजन सैकड़ों टन भारी डिब्बों को बहुत आसानी से खींच लेता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यूरोप में अगर आप देखें तो आपको रेल मार्गों का दुनिया का सबसे सघन जाल मिलेगा। वहां तो यूरो टनल के जरिए समुद्र के नीचे से लंदन और पेरिस को सीधे जोड़ दिया गया है। समुद्र के नीचे से ट्रेन? हाँ, लेकिन जब बात इंजीनियरिंग के असली चमत्कार की आती है ना, तो पार साइबेरियन रेल मार्ग का कोई मुकाबला ही नहीं है। पार साइबेरियन रेल मार्ग? अरे हाँ, मैंने पढ़ा कि ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9,322 किलोमीटर लंबा। बिल्कुल। ये तो कल्पना से भी परे है। मतलब ये रूस के पश्चिमी छोर पर
सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है और सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। और ये सिर्फ लंबा नहीं है, इसके निर्माण की चुनौतियां सोचिए। इसे साइबेरिया के उस जमे हुए टुंड्रा प्रदेश से होकर गुजरना था जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। उफ, -50। हाँ, और ये पूरा का पूरा मार्ग दोहरा और विद्युतीकृत है। इसके बनने से पहले रूस का एशियाई हिस्सा और यूरोपीय हिस्सा एकदम कटे हुए थे। अच्छा। इस एक रेल मार्ग ने रूस के सुदूर एशियाई हिस्से को यूरोपीय बाजारों से जोड़ दिया। इसने तो रूस के भूगोल और अर्थव्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। और ऐसा ही कोई चमत्कार शायद कनाडा में भी हुआ था ना, पार कैनेडियन रेल मार्ग। हाँ, बिल्कुल। ये 7050 किलोमीटर लंबा है, जो पूर्वी तट पर हैलिफैक्स से पश्चिमी तट पर वैंकूवर तक जाता है। स्रोत सामग्री में तो इसे कनाडा की आर्थिक धमनी कहा गया है। हाँ, और इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। क्या कहानी? 1886 में जब ये बना तो इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। राजनीतिक कैसे? पश्चिमी तट पर जो ब्रिटिश कोलंबिया का इलाका था, उसे कनाडा के संघ में शामिल करने के लिए एक शर्त रखी गई थी कि उन्हें एक रेल मार्ग से जोड़ा जाए। अच्छा, तो मतलब जोड़ने के लिए ट्रेन की शर्त। हाँ, अगर ये रेल मार्ग नहीं बनता ना, तो शायद आज कनाडा का नक्शा ही कुछ और होता। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। बाद में इसी रेल मार्ग ने मॉन्ट्रियल के औद्योगिक क्षेत्रों को मध्य कनाडा की गेहूं की पेटी और उत्तर के वन प्रदेशों से जोड़ दिया। इस तरह ये अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हो गए और कनाडा एक बहुत मजबूत आर्थिक शक्ति बन गया। देखिए, जमीन पर पटरियां बिछाना, पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाना, नदियों पर पुल बनाना, इसमें अथाह पैसा और दशकों की मेहनत लगती है। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या हो अगर रास्ता बनाने की कोई लागत ही ना हो? मतलब क्या हो अगर प्रकृति ने एक हाईवे पहले से ही बनाकर रखा हो? यहीं से मेरे ख्याल से जल परिवहन की कहानी शुरू होती है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को ही देख लीजिए, जो अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। बिल्कुल। यह उत्तर पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप मतलब दुनिया के 2 सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाता है। अच्छा। दुनिया का 1/4 विदेशी व्यापार सिर्फ इसी मार्ग से होता है। इसीलिए इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। लेकिन देखिए, समंदर हर जगह तो नहीं है ना, और कभी-कभी 2 समंदरों के बीच जमीन का एक बड़ा टुकड़ा आ जाता है, जिसे पार करने के लिए जहाजों को पूरे महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता है, जैसे अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका का चक्कर। हाँ, वो तो काफी लंबा रास्ता हो जाता है। बिल्कुल, ये तो समय और पैसे दोनों की भारी बर्बादी है। तो जहां प्रकृति ने रास्ता नहीं दिया, वहां इंसान ने खुद नदियां खोद डाली। मैं बात कर रहा हूं बड़ी बड़ी नहरों की। हाँ, जैसे सुएज नहर। हाँ, सुएज नहर। सुएज नहर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना है। 1869 में बनकर तैयार हुई ये नहर 160 किलोमीटर लंबी है और भूमध्य सागर को लाल सागर से सीधे जोड़ती है। इसके बनने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी हजारों किलोमीटर कम हो गई, क्योंकि अब जहाजों को अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर नहीं लगाना पड़ता। हाँ, वो तो बहुत बड़ी राहत है। सुएज नहर की खासियत यह है कि जिस जमीन पर इसे बनाया गया वो समुद्र तल के लगभग बराबर है, इसलिए इसमें कोई जल बंधक या लॉक सिस्टम नहीं बनाना पड़ा। लेकिन जब हम पनामा नहर की तरफ देखते हैं तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। स्रोत सामग्री पढ़ते हुए मेरा दिमाग सच में चकरा गया। हाँ, पनामा नहर बहुत ही अलग है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है, लेकिन पनामा की भौगोलिक स्थिति सुएज नहर जैसी सपाट तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहां बीच में पहाड़ और एक ऊंची झील है, तो आप हजारों टन भारी एक पानी के जहाज को पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? और यही पनामा नहर का सबसे बड़ा जादू सामने आता है। वहां जहाजों को खींचने के लिए पटरियां नहीं है, बल्कि एक लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। एक मिनट, ये पानी के जहाजों के लिए एक विशालकाय लिफ्ट या एलिवेटर की तरह काम करता है। एक मिनट, मुझे और सिर्फ समंदर या नहरें ही नहीं, महाद्वीपों के अंदर भी नदियों का बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे यूरोप में राइन नदी। बिल्कुल, राइन नदी आंतरिक जलमार्ग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। अच्छा। दुनिया की कोई और नदी इतनी व्यस्त नहीं है। हर साल 20,000 से अधिक समुद्री जहाज और 2 लाख से ज्यादा मालवाहक नावें इस नदी से गुजरती हैं। बाप रे, 2 लाख नावें? हाँ, ये एक बहुत ही संपन्न कोयला क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से होकर बहती है।
ये जर्मनी के रूर औद्योगिक क्षेत्र के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। चलिए, समुद्र और जमीन ने भारी सामान ढोने की समस्या तो सुलझा दी, लेकिन हमारी दुनिया लगातार तेज हो रही है। जब बात सबसे तेज गति से पहुंचने की आई तो इंसान ने आसमान की तरफ देखा, वायु परिवहन। हाँ, वायु परिवहन सबसे तेज तो है, लेकिन ये सबसे महंगा भी है। वही तो, अगर ये इतना महंगा है तो हम इसका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? क्योंकि देखिए, कुछ चीजों के लिए समय ही सबसे बड़ा पैसा है। वायु परिवहन की अपनी एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे क्या? सोचिए, जीवन रक्षक दवाइयाँ, बहुत ही मूल्यवान इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जल्दी खराब होने वाले फल और फूल। अच्छा, हाँ। अगर आप इन्हें पानी के जहाज से भेजेंगे तो जब तक ये पहुंचेंगे इनकी कीमत 0 हो जाएगी। और सुपरसोनिक विमानों, यानी वो विमान जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ते हैं, उनके आने से तो दुनिया और भी छोटी हो गई है। ध्वनि से भी तेज? हाँ, लंदन से न्यूयॉर्क के बीच की दूरी जो कभी हफ्तों में तय होती थी, वो सुपरसोनिक विमान केवल 3.5 घंटे में तय कर लेते हैं। 3.5 घंटे? मतलब आप लंदन में सुबह का नाश्ता करके न्यूयॉर्क में लंच कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन हवा के बाद ना, स्रोत सामग्री में एक और परिवहन के तरीके का जिक्र है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो क्या? यह आसमान में नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। मैं पाइपलाइनों की बात कर रहा हूं। जब हम पानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल पदार्थों की बात करते हैं तो पाइपलाइन से बेहतर कुछ है ही नहीं। एकदम सही। पाइपलाइनों का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में अनूठा है। हाँ। अगर आप तेल को ट्रकों या ट्रेनों से ले जाते हैं तो आपको उन वाहनों को वापस खाली भी लाना पड़ता है। अरे हाँ, जो कि संसाधनों की भारी बर्बादी है। बिल्कुल। पाइपलाइनों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे किसी मौसम, ट्रैफिक या ऊबड़-खाबड़ रास्तों से प्रभावित नहीं होती। इनमें तरल पदार्थों का प्रवाह लगातार 2400 घंटे 7 दिन निर्बाध रहता है। अमेरिका की बिग इंच पाइपलाइन इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है। बिग इंच? हाँ, यह मेक्सिको की खाड़ी के पास के तेल कुओं से पेट्रोलियम निकालकर उसे उत्तर पूर्वी राज्यों तक ले जाती है। लेकिन पाइपलाइनों का इस्तेमाल सिर्फ तेल या गैस तक ही सीमित नहीं है। अच्छा? स्रोत सामग्री में एक ऐसा तथ्य था जिसे पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। न्यूजीलैंड में खेतों से फैक्ट्रियों तक दूध पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। अरे हाँ, मतलब सोचिए, जमीन के नीचे दूध की नदी बह रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, यह दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किसी भी तकनीक को अपने लिए मोड़ सकता है। दूध की पाइपलाइन वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और अभिनव प्रयोग है। ये परिवहन की उस यात्रा को दर्शाता है जहां हमने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हर संभव रास्ते, जमीन, पानी, हवा और जमीन के नीचे हर चीज का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। लेकिन अब तक की हमारी चर्चा में हमने केवल उन चीजों की बात की है जिनका कोई भौतिक वजन होता है। कोयला, इंसान, तेल, दूध, परिवहन भौतिक वस्तुओं को ले जाता है। लेकिन आज की 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? क्या? वो जिसका कोई भौतिक वजन है ही नहीं, और वो है सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। अरे हाँ, बिल्कुल। इसलिए अब हमें भौतिक रास्तों से हटकर अदृश्य रास्तों यानी संचार नेटवर्क की बात करनी होगी। देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे ना, तो पाएंगे कि शुरुआती दौर में परिवहन और संचार में कोई खास फर्क नहीं था। कैसे? अगर आपको कोई संदेश या चिट्ठी भेजनी है तो उसे ले जाने के लिए भी घोड़ों, नावों या ट्रेनों का ही इस्तेमाल होता था। हाँ, वो तो है। परिवहन के साधन ही संचार के साधन थे। सूचना की गति उतनी ही थी जितनी कि एक घोड़े या ट्रेन की गति। लेकिन आज के दौर में ये पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह वो तार हैं जिन्हें हम ऑप्टिक फाइबर केबल कहते हैं। हाँ, ऑप्टिक फाइबर केबल ने तो पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। पुरानी तांबे की तारों में डेटा बिजली के रूप में जाता था, लेकिन ऑप्टिक फाइबर इंसान के बाल से भी पतले कांच के धागे होते हैं। कांच के धागे? हाँ, जिनमें डेटा प्रकाश यानी रोशनी की गति से ट्रैवल करता है। इन तारों के अंदर प्रकाश टकरा टकरा कर आगे बढ़ता है। अरे वाह! इससे फायदा ये हुआ कि हम विशाल मात्रा में डेटा बिना किसी त्रुटि के और बेहद सुरक्षित तरीके से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते भेज सकते हैं। और यही ऑप्टिक फाइबर केबल आज हमारे इंटरनेट, ईमेल और ई-कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल। ये केबल्स महासागरों के नीचे बिछी हुई हैं। मतलब हम आसमान में सैटेलाइट्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन असल में आज भी दुनिया का 90% से ज्यादा इंटरनेट डेटा समुद्र के नीचे बिछे इन कांच के धागों से ही गुजरता है। एकदम सही। इस साइबर स्पेस ने हमारी दुनिया को एक वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोबल विलेज ना बहुत ही सही शब्द है। सोचिए, आज एक कमरा जितना बड़ा है,
इंटरनेट ने पूरी दुनिया को सिकोड़कर उसी एक कमरे के बराबर कर दिया है। हाँ, टोक्यो में बैठा कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठे अपने सहयोगी को कोई भारी भरकम फाइल उतनी ही जल्दी भेज सकता है जितनी जल्दी वो अपने बगल में बैठे इंसान को पेन पकड़ा सकता है। सही कहा। इंटरनेट ने समय और स्थान की भौगोलिक सीमाओं को पूरी तरह से लांघ दिया है। ई-शिक्षा, ई-कॉमर्स और घर बैठे काम करने की सुविधा ने एक नई दुनिया रची है। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो ये मानव की एक बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा है। बिल्कुल। हमने अपनी पीठ पर बोझ ढोने से शुरुआत की थी, फिर हमने जानवरों का सहारा लिया, भाप के इंजन से पहियों को ताकत दी, लोहे की पटरियों का जाल बिछाकर महाद्वीपों को नापा, पहाड़ों के ऊपर से पानी की सीढ़ियां बनाकर जहाज गुजारे, हवा की गति को मात दी, हाँ, और अंततः ऑप्टिक फाइबर के अदृश्य नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया को एक ही धागे में पिरो दिया। ये यात्रा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि दूरी और समय पर विजय प्राप्त करने की मानव की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। हर नई चुनौती ने एक नए आविष्कार को जन्म दिया है। बिल्कुल। और अब इस